0-300 वर्ड्स के एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल लेआउट में रखा गया है ताकि आप आराम से 1.5 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली बोल सकें। पार्ट 1, इंडियाज फिजिकल सेटअप और बॉर्डर्स, क्वेश्चंस 1 to 10। 1. एक्सप्लेन द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, जब हम इंडिया के लैंड मास को देखते हैं तो ये कोई एक जैसा प्लेन एरिया नहीं है। जियोग्राफिकली इंडिया को 6 डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। हर एक जोन का अपना एक यूनिक टैक्टिकल, ऑपरेशनल और इकोनॉमिक महत्व है। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको इन डिवीजन को सिर्फ जियोग्राफी के तरीके से नहीं बल्कि मिलिट्री टेरेन के तरीके से समझना होगा। द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, द हिमालयस, ये एक यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है जो जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेच होती है। स्ट्रैटेजिक वेट की बात करें तो ये हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर पर एक फॉर्मिडेबल क्लाइमेट और मिलिट्री बैरियर का काम करती है। यहाँ सर्वाइवल और कॉम्बैट के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को हाईली स्पेशलाइज्ड माउंटेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स, यह प्लेन्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स के डिपॉजिट किए गए एलुवियल सॉइल से बने हैं। ये पूरी दुनिया के सबसे फर्टाइल और डेंसली पॉपुलेटेड पैचेस में से एक हैं। इनका स्ट्रैटेजिक वेट यह है कि ये इंडिया का एग्रीकल्चरल बैकबोन या ग्रैनरी हैं। लेकिन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से यहाँ लॉजिस्टिक्स मैनेज करना और डोमेस्टिक सिक्योरिटी बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। द पेनिनसुलर प्लेटो, यह इंडिया का सबसे पुराना और स्टेबल लैंड ब्लॉक है जो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स से रिच है, जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेटो। इसके एक तरफ रगड वेस्टर्न घटस हैं और दूसरी तरफ डाइसेक्टेड ईस्टर्न घटस हैं। यह एरिया इंडिया का इंडस्ट्रियल और मिनरल न्यूक्लियस है जो रिसोर्स इंडिपेंडेंस के लिए सबसे क्रिटिकल है। द इंडियन डेजर्ट, थर, अरावली हिल्स के वेस्ट में सिचुएटेड ये एक एरिड रीजन है जहां बहुत कम रेनफॉल होती है और शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। पाकिस्तान के साथ एक चैलेंजिंग इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की वजह से यहां स्पेशलाइज्ड मैकेनाइज्ड और डेजर्ट वॉरफेयर डॉक्ट्रिन्स की जरूरत पड़ती है। द कोस्टल प्लेन्स, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मालाबार और कोंकण, और ब्रॉडर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकाज। यह प्लेन्स इंडिया की मैरिटाइम ट्रेड, पोर्ट्स और ब्लू इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। द आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और अरेबियन सी में लक्षद्वीप। मिलिट्री टर्म्स में इन्हें इंडिया के अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहा जाता है क्योंकि ये वाइटल ग्लोबल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOCS को डोमिनेट करते हैं। दो, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ सबकॉन्टिनेंट? टेक्निकल टर्म्स में समझे तो एक सबकॉन्टिनेंट एक बड़ा और डिस्टिंक्ट लैंडमास होता है जो किसी बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा तो होता है लेकिन स्ट्राइकिंग जियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से उससे बिल्कुल अलग कट ऑफ दिखता है। इंडिया को सबकॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास एक यूनिक जियोग्राफिकल और कल्चरल इंसुलेशन है जो इसे बाकी मेनलैंड एशिया से कंप्लीटली यूनिक बनाता है। इसके 3 बड़े डायमेंशंस हैं। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो हम बाकी एशिया से नेचुरल वॉल्स के जरिए अलग होते हैं। नॉर्थ में मैसिव हिमालयस हैं, नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश रंगे है और नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स हैं। बाकी का जो 3 तरफ का हिस्सा है वो वास्ट ओशियानिक बॉडीज, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। यह फिजिकल सेपरेशन हमें बाकी मेनलैंड एशिया से एक अलग फिजिकल आइडेंटिटी देता है। डिस्टिंक्ट टेक्टोनिक आइडेंटिटी, जियोलॉजिकली अगर देखें तो इंडियन प्लेट किसी जमाने में गोंडवाना का हिस्सा थी। यह प्लेट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए माइग्रेट हुई और आखिरकार यूरेशियन प्लेट से टकराए जिससे हिमालयस बने। इस यूनिक टेक्टोनिक हिस्ट्री की वजह से हमारा लैंडमास बाकी एशिया से जियोलॉजिकली अलग है और इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। क्लाइमेटिक ऑटोनॉमी, इन्हीं बड़े माउंटेन बैरियर्स की वजह से पूरे साउथ एशियन रीजन में एक सेल्फ कंटेन्ड मॉनसून क्लाइमेटिक सिस्टम बनता है। यह क्लाइमेट सेंट्रल एशिया के ड्राई और एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट से बिल्कुल अलग है। हमारा मानसून, हमारी एग्रीकल्चर और हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ इस ऑटोनमस सिस्टम पर चलता है जो हमें एक ट्रू सबकॉन्टिनेंट बनाता है। 3. विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया? इंडिया के हॉरिजॉन्टल सेंटर से जो सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड गुजरती है उस हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 कैरेट सर्क 30 टेक्स्ट N कहते हैं। यह लाइन इंडिया को लगभग 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हाफ को और सदर्न हाफ को। यह लाइन वेस्ट से ईस्ट की तरफ टोटल 8 इंडियन स्टेट्स से होकर गुजरती है जो आपको बिल्कुल रत्ता होना चाहिए। अगर आपको इन स्टेट्स के नाम सीक्वेंस में याद रखने हैं तो वेस्ट से ईस्ट का ऑर्डर ये है, गुजरात जहां से ये एंटर करती है, राजस्थान इसका एक छोटा सा पोर्शन टच होता है, मध्य प्रदेश जहां इसका स्ट्रेच काफी बड़ा है,
छत्तीसगढ़ झारखंड जिसकी कैपिटल रांची इस लाइन के बहुत पास है। वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम जहां से ये इंडिया को एग्जिट करती है। किसी भी इंटरव्यू, एसएसबी लेआउट या कंपेटिटिव एग्जाम में ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैप पर इन 8 स्टेट्स की लोकेशन को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप बिना रुके सीक्वेंशियल आंसर दे सकें। 4. Why is the Tropic of Cancer important for India? एक डिफेंस एस्पिरेंट या मिलिट्री ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ मैप पर खींची गई कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है। ये इंडिया के क्लाइमेट, रिसोर्सेज और ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को डिसाइड करती है। इसका सिग्निफिकेंस 3 मेन पिलर्स पर चलता है। क्लाइमेटिक डिवाइडर, ये लाइन देश को 2 बड़े क्लाइमेटिक जोन्स में बांटती है। इसने साउथ वाले हिस्से को ट्रॉपिकल जोन और नॉर्थ वाले हिस्से को सब ट्रॉपिकल जोन बनाया है। इस वेरिएशन की वजह से दोनों रीजन्स में अलग एग्रीकल्चरल पैटर्न्स होते हैं, लोगों का क्लोथिंग अलग होता है और आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलग अलग सर्वाइवल और कॉम्बैट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स तय होती हैं। मॉनसून ड्राइवर, समर सॉल्स्टिस के दौरान द 21 जून सन की किरणें इस लैटिट्यूड पर बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हैं, जिससे सेंट्रल इंडिया और थर डेजर्ट के ऊपर एक इंटेंस लो प्रेशर जोन बनता है। यह लो प्रेशर एरिया इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेदन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को अपनी तरफ जोर से खींचता है, जो आगे चलकर पूरे देश में लाइफ गिविंग मानसून रेन्स लाती हैं। सोलर एनर्जी हब, इस लाइन के आसपास सनलाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत हाई होता है, जिससे ये रीजन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए प्रीमियम रियल एस्टेट बन जाते हैं। इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक ट्रांजिशन चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे मेगा सोलर पार्क्स इन गुजरात एंड राजस्थान, यूएसएमई इस ज्योग्राफिक फीचर का बहुत बड़ा रोल है। 5. एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इतना बड़ा है कि अगर हर जगह लोकल सोलर टाइम फॉलो किया जाए तो देश में मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन हो जाएगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए देश ने एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट चुना है जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। द कोऑर्डिनेट, इसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट 82 कैरेट सर्क 30 टेक्स्ट ई लॉन्गिट्यूड है। लोकेशन, यह सेंट्रल लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नियर प्रयागराज से होकर गुजरती है। जियोग्राफिकल पाथ, अपने रास्ते में ये लॉन्गिट्यूड टोटल 5 स्टेट्स को ट्रैवर्स करती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इस मेरिडियन पर जो लोकल टाइम होता है, यूज हाई ऑफिशियल तौर पर पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST माना गया है। यह टाइम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से एग्जैक्टली 5 घंटे 30 मिनट्स आगे चलता है, टेक्स्ट UTC जोड़ 5.5। इस सिंगल मेरिडियन की वजह से ही पूरे देश की घड़ियां एक साथ सिंक रहती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्मूथ चलता है। 6. Why does India have only one time zone despite its vast east-west extent? इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल स्पैन लगभग 30 कैरेट सर्क का है, जो 68 कैरेट सर्क 7 टेक्स्ट ई गुजरात से लेकर 97 कैरेट सर्क 25 टेक्स्ट ई अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। क्योंकि अर्थ हर 1 कैरेट सर्क घूमने में 4 मिनट्स का समय लेती है, इस 30 कैरेट सर्क के गैप की वजह से तिबिठू अरुणाचल प्रदेश और गुहार मोती गुजरात के सुन टाइम में पूरे 2 घंटे का सोलर गैप आ जाता है। फिर भी इंडिया एक सिंगल टाइम जोन IST फॉलो करता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी यूनिफॉर्मिटी। अगर देश में मल्टीपल टाइम जोन्स होंगे तो इंडियन रेलवेज, कमर्शियल एविएशन, स्टॉक मार्केट्स और बैंकिंग नेटवर्क्स को मैनेज करना एक नाइटमेयर बन जाएगा। कांस्टेंट सिंक्रोनाइजेशन न होने पर शेड्यूलिंग एरर्स और बड़े ऑपरेशनल डिलेज हो सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, आज़ादी के बाद से ही देश को एक सूत्र में बंधने के लिए सिंगल टाइम जोन को एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह देखा गया ताकि इतने बड़े देश में कोई रीजनल डिवाइड ना महसूस हो। दी चाय बागान काउंटर आर्ग्यूमेंट, हालांकि इस सिंगल टाइम जोन की एक बड़ी कीमत नॉर्थ ईस्ट इंडिया को चुकानी पड़ती है। वहां सुन मसलाइन रहता है, सुबह 4 AM पर ही धूप निकल आती है और शाम को 4 PM तक अंधेरा हो जाता है। इससे उनके डेलाइट वर्किंग आवर्स वेस्ट होते हैं और एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है। इसी वजह से असम के टी गार्डन्स एक अनऑफिशियल चाय बागान टाइम IST से 1 घंटा आगे उस करते हैं। सरकार के पास 2 टाइम जोन्स बनाने के प्रपोजल्स आए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटीज के डर से सरकार ने अभी तक इसे इंप्लीमेंट नहीं किया है। 7. What are the geographical advantages of India's location? इंडिया साउथ एशियन लैंडमास के एंकर की तरह इंडियन ओशन के हेड पार सेंट्रली पोजीशन्ड है। यह यूनिक लोकेशन हमें प्रोफाउंड जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक लीवरेज देती है जो हमारे देश को एक डोमिनेंट रीजनल पावर बनाती है। ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया परफेक्टली पोजीशन्ड है यूरोप और मिडिल ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया ईस्ट के बीच में। यह सेंट्रल लोकेशन हमें ग्लोबल एविएशन और मैरिटाइम ट्रेड रूट्स का एक नेचुरल ट्रांजिट हब बनाती है। पेनिनसुलर रीच,
इंडिया की 7516 टेक्स्ट km लंबी कोस्टलाइन डायरेक्टली दुनिया के सबसे एक्टिव मैरिटाइम हाईवे के अंदर तक जट्स आउट करती है। इस वजह से हमें रिसोर्स रिच ईस्ट अफ्रीका, पर्शियन गल्फ और मलाका स्ट्रेट तक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है और हमें किसी फॉरेन टेरिटरी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। क्लाइमेटिक प्रोटेक्शन। नॉर्थ में जो हिमालयस की दीवार है वो साइबेरिया से आने वाली आइसी कोल्ड विंड्स को सबकॉन्टिनेंट में आने से रोकती है। इस वजह से इंडिया को साल भर एक रिलायबल ग्रोइंग सीजन मिलता है जो हमारी मैसिव एग्रेरियन इकोनॉमी को सस्टेन करता है। आज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन ओशन फॉर इंडिया। इंडिया के लेजेंडरी डिप्लोमैट के.एम. पानिका ने कहा था, इंडियाज लाइफलाइन इज द इंडियन ओशन। ये दुनिया का अकेला ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, जो इस रीजन में इंडिया की नेचुरल डोमिनेंस को दिखाता है। इसका सिग्निफिकेंस मल्टीपल फ्रंट्स पर है। द ट्रेड लाइफलाइन, इंडिया का 90% ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से और 70% वैल्यू के हिसाब से इसी ओशन से होता है। सबसे बड़ी बात, हमारा 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इन्हीं पानियों से गुजरता है, इसलिए मैरिटाइम सिक्योरिटी हमारी इकोनॉमिक सर्वाइवल से जुड़ी है। जियो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स। इंडियन ओशन में दुनिया के क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑयल रूट, बाब एल मंडेब, रेड सी गेटवे टू यूरोप और स्ट्रेट ऑफ मलाका, गेटवे टू पैसिफिक। इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि हम इन सारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOCS को इफेक्टिवली मॉनिटर और सेफगार्ड कर सकते हैं। एनर्जी एंड रिसोर्स सिक्योरिटी। यहां बॉम्बे हाई जैसे मैसिव ऑफशोर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। इसके अलावा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो निकेल, कॉपर और कोबाल्ट में रिच हैं को एक्सप्लोर करने का इंडिया के पास पायनियर इन्वेस्टर स्टेटस है। काउंटरिंग द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चीन हमें ग्वादर, पाकिस्तान, हाम्बनटोटा, श्रीलंका और जिबूटी जैसे नवल बेसिस से घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इंडियन ओशन हाई वो प्राइमरी थिएटर है जहां इंडियन नेवी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह रिएक्ट करती है और अपनी डिटेरेंस बनाए रखती है। 9. Why are the Himalayas called the natural defense barrier of India? मिलेनिया से हिमालयस ने इंडिया के लिए एक इम्पेनिट्रेबल नॉर्दर्न वॉल का काम किया है, लेकिन एक मिलिट्री ऑफिसर के लिए इस बैरियर के इवोल्यूशन और इसके डिफेंसिव डायमेंशंस को समझना जरूरी है। इनहेरेंट टैक्टिकल ऑब्स्टिकल, 6000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई, रगड टेरेन, एक्सट्रीम कोल्ड और ऑक्सीजन डिप्लीटेड एयर की वजह से यहां से बड़े स्केल पर मिलिट्री इन्वेजन करना हिस्टोरिकली इम्पॉसिबल रहा है। अलेक्जेंडर, मुगल्स या मंगोल्स जैसे कॉन्करर्स को भी हिमालयस को बाईपास करके हमेशा नॉर्थवेस्टर्न माउंटेन पासेस के रास्ते एंटर करना पड़ता था। ऑपरेशनल इंसुलेशन। यह रेंज हैवी आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड कॉलम्स के रास्ते को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ये किसी भी पोटेंशियल एडवर्सरी को नैरो, प्रिडिक्टेबल वैलीज और हाई एल्टीट्यूड पासेस में आने पर मजबूर करती है, जहां उन्हें फोर्टिफाई और डिफेंड करना हमारे लिए आसान होता है। द मॉडर्न पैराडाइम शिफ्ट। आज के दौरान मॉडर्न एविएशन, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ड्रोन वॉरफेयर और चीन द्वारा तेजी से बनाए जा रहे हाई एल्टीट्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हिमालयस अब कोई एब्सोल्यूट शील्ड नहीं रहे। हालांकि ये अभी भी एक बड़ा ऑब्स्टिकल है जो कन्वेंशनल फोर्सेस को स्लो कर देता है, पर अब हमें यहां कंटिन्यूस एक्टिव पेट्रोलिंग, एडवांस सर्वेलेंस और रैपिड रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। 10. व्हाट इज इंडियाज जियोग्राफिकल एक्सटेंट? अगर आपको इंडिया के फ्रंटियर्स के बारे में कॉन्फिडेंटली बात करनी है तो आपको इसके एग्जैक्ट स्पेशल कोऑर्डिनेट्स और बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। लैटिट्यूडिनल रेंज, मेनलैंड इंडिया 8 कैरेट, सर्क 4, टेक्स्ट N, कन्याकुमारी से लेकर 37 कैरेट, सर्क 6, टेक्स्ट N, इंदिरा कोल तक है। अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करें तो हमारा सदर्नमोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड है जो 6 कैरेट, सर्क 45, टेक्स्ट N पर सिचुएटेड है। लॉन्गिट्यूडिनल रेंज, वेस्ट में 68 कैरेट, सर्क 7, टेक्स्ट E, गुहार मोती, गुजरात से लेकर ईस्ट में 97 कैरेट, सर्क 25, टेक्स्ट E, के बिठू, अरुणाचल प्रदेश तक है। लिनियर डायमेंशंस। इंडिया की नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस 3214, टेक्स्ट km है और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस 2933, टेक्स्ट km है। फ्रंटियर्स। हमारा टोटल लैंड बॉर्डर लगभग 15,200, टेक्स्ट km का है, जो 7 कंट्रीज बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है। हमारी टोटल कोस्ट लाइन 7516.6, टेक्स्ट km लंबी है, जिसमें मेनलैंड और दोनों आइलैंड ग्रुप्स शामिल हैं। आप इस ब्लूप्रिंट को स्क्रिप्ट के अगले पार्ट्स 11-25, 26-50 और 51-70 के हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं।
दोस्तों, चलिए वीडियो स्क्रिप्ट के पार्ट 1 के सेकंड फेज यानी क्वेश्चंस 11 से 20 को बिल्कुल एज इट इज डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट फॉर्मेट में शुरू करते हैं। हर एक आंसर को 200-300 वर्ड्स के कॉम्प्रहेंसिव डायनामिक लेआउट में रखा गया है ताकि बिना किसी पॉज के आप 1.5 से 2 मिनट तक बोल सकें और ऑडियंस को ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव्स क्लियर हो सकें। पार्ट 1, इंडियाज फिजिकल सेटअप और बॉर्डर्स, क्वेश्चंस 11 to 20, 11। एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस पर मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऐप बदल चुका है। अब ये कोई पैसिव फ्रोजन लैंड मैस या सिंपल वॉल नहीं है, बल्कि एक एक्टिव थिएटर ऑफ डायनामिक डिटरेंस बन चुका है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 4 सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं जो देश की इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करते हैं। काउंटरिंग द टू फ्रंट थ्रेट, हिमालयस एक प्राइमरी जियोग्राफिकल बैरियर है जो हमारे दो न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज पाकिस्तान और चीन को फिजिकली कन्वर्ज होने से रोकते हैं। अगर ये माउंटेन्स ना होते तो इन दोनों हॉस्टाइल नेशंस का टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो जाता। यह यूनिक टेरेन उन्हें इंडिया के नॉर्दर्न कमांड के खिलाफ एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड पिंसर मूवमेंट दोनों तरफ से घेरना चलने से रोकता है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर मास्टरी, इस रगड और एक्सट्रीम टोपोग्राफी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मजबूर किया है कि हम वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज डेवलप करें। आज इंडिया के पास दुनिया की सबसे एक्सपीरियंस्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जैसे 17 कॉर्प्स है। हमारी हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सर्वाइवल ट्रेनिंग प्योर ग्लोब में अनमैच्ड हैं, जिससे एडवर्सरीज बैकफुट पर रहते हैं। एंटी एक्सेस एरिया डिनायल A2 एड, हिमालयस की जो स्टीप रिजेस और हाई पीक्स हैं वो हमें नेचुरल कमांडिंग पोजीशंस देती हैं। यहां हम मॉडर्न एयर डिफेंस नेटवर्क्स जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम्स और डीप पेनिट्रेशन ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल बैटरीज को सेफली डिप्लॉय कर सकते हैं, जो एनिमी की एयरक्राफ्ट एंड ट्रूप मूवमेंट्स को उनके हाई टेरिटरी के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वाटर हेगेमनी, जियोपॉलिटिक्स में हिमालयस को वाटर टावर्स ऑफ एशिया कहा जाता है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे मेजर ट्रांसनेशनल रिवर सिस्टम्स का ओरिजिन यहां होने की वजह से इंडिया के पास एक क्रिटिकल डाउनस्ट्रीम राइपेरियन लीवरेज है जो एक पावरफुल जियोपॉलिटिकल डिप्लोमैटिक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। 12. What are the major Himalayan passes and why are they important? हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में पासेस यानी पहाड़ी दर्रे सबसे क्रिटिकल टैक्टिकल चौक पॉइंट्स होते हैं। ये वही नैरो ओपनिंग्स हैं जो हाई माउंटेन रिजेस के बीच से ट्रूप्स, हैवी वेहिकुलर कॉलम्स और लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट के लिए प्राइमरी कनेक्टिविटी एक्सिस का काम करते हैं। अगर इन पर कंट्रोल लूज हो जाए तो पूरा फॉरवर्ड सेक्टर वल्नरेबल हो जाता है। चलिए मेजर सेंसिटिव पासेस को ऑपरेशनली समझते हैं। जोजिला, श्रीनगर टू लेह, ये पास लद्दाख सेक्टर की अल्टीमेट लॉजिस्टिकल लाइफलाइन है। विंटर में हेवी स्नो की वजह से ये फ्रीज हो जाता है जो बड़ी मिलिट्री मूवमेंट को ब्लॉक करता है। इस वल्नरेबिलिटी को बाईपास करने के लिए यहां बनाया जा रहा जोजिला टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी एंश्योर करेगा, जिससे फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट्स को पूरे साल अनइंटरप्टेड वेपन और राशन सप्लाई मिलती रहेगी। नटुला, सिक्किम, ये पास हाईली सेंसिटिव चुंबी वैली के बिल्कुल एडजेसेंट सिचुएटेड है। ये चीन के साथ ट्रेड रूट होने के साथ साथ एक मेजर ट्रेडिंग और टैक्टिकल लुकआउट पास है जो चाइनीज प्ला पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हर एक लोकल ट्रूप मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए क्रिटिकल नोड है। शिपकीला, हिमाचल प्रदेश, सतलज गोर्ज पर सिचुएटेड यह पास तिब्बत को फेस करने वाला एक हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर आउटपोस्ट है। यह मिडिल सेक्टर के देश की डिफेंसिव फॉर्मेशंस को एक्टिव और वेल सप्लाइड रखने के लिए जरूरी एक्सेस है। बोमडीला और दिफू पास, अरुणाचल प्रदेश, यह दोनों ईस्टर्न थिएटर के सबसे क्रिटिकल मिलिट्री एंट्री नोड्स हैं। इन्हें इंडियन आर्मी ने हेविली फोर्टिफाई और लॉक किया हुआ है ताकि एनिमी की किसी भी सरप्राइज फ्लैंकिंग अटेम्प्ट को लो लाइंग ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ बढ़ने से कंप्लीटली रोका जा सके। 13. Why is the Siachen Glacier strategically important? 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर सिचुएटेड सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे हाईएस्ट और ब्रूटल मिलिटराइज्ड जोन है। इसे इंडिया ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान के कब्जे से पहले हेविली सिक्योर किया था। कई लोग पूछते हैं कि इतने बर्फीले पहाड़ पर जहां -50 डिग्री टेम्परेचर हो, वहां रहना क्यों जरूरी है? इसके 2 सबसे बड़े ऑपरेशनल रीजंस हैं। द वेज प्रिंसिपल, सियाचिन ग्लेशियर जियोग्राफिकल मैप पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पोक और चाइनीज कंट्रोल्ड अक्साई चीन के बीच बिल्कुल एक फिजिकल वेज दीवार की तरह बैठा है। अगर इंडिया सोल्टोरो रिज और सियाचिन पर से अपना कंट्रोल हटा लेता है तो पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज प्ला आपस में फिजिकली लिंक अप कर सकती हैं। अगर उनका लिंक अप हो गया तो हमारे लद्दाख स्काउट ऑपरेशंस और पूरी नुब्रा वैली मेनलैंड इंडिया से कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगी। टैक्टिकल हाई ग्राउंड एडवांटेज, सियाचिन में इंडिया सोल्टोरो रिज के हाईएस्ट ग्लेशिएटेड पीक्स को ऑक्यूपाई करता है।
मिलिट्री में एक रूल है, ही हु होल्ड्स द हाइट रूल्स द वैली। इस कमांडिंग पोजीशन से हमें इलीगली सीडेड शाक्सगम वैली और गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर चल रही एनिमी मूवमेंट्स पर एक अल्टीमेट लुकडाउन विजुअल एडवांटेज मिलता है। अगर इंडिया इन हाइट्स को खाली कर देता है तो एनिमी आइज इंस्टेंटली ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर इस ब्रूटल वेदर और स्टीप टेरेन की वजह से इन्हें वापस क्लेम करना टैक्टिकली और ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए यहां डिप्लॉयमेंट्स मेंटेन रखने का जो डेली मेंटेनेंस और फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो देश की एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को सिक्योर करने के लिए एक नॉन नेगोशिएबल स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। 14. Why is the Karakoram Pass significant? Karakoram Pass, 35 carat, circ 30, text N, 77 carat, circ 50, text E, इंडिया के यूनियन टेरिटरी लद्दाख और चीन के शिनजांग प्रोविंस के बाउंड्री क्रेस्ट पर सिचुएटेड एक एंशिएंट और हाईली सेंसिटिव जियोमेट्रिक पास है। इसका मॉडर्न स्ट्रैटेजिक महत्व इन 3 पॉइंट्स से पूरी तरह क्लियर होता है। प्रॉक्सिमिटी टू दौलत बेग ओल्डी, DBO, ये पास इंडिया के सबसे हाईएस्ट ऑपरेशनल एयर स्ट्रिप और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, ALG, यानी दौलत बेग ओल्डी, DBO, के बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न एक्सिस में सिचुएटेड है। यहां पास पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन और सर्वेलेंस होने से इंडियन एयरफोर्स DBO से स्विफ्टली एयर पावर प्रोजेक्ट कर सकती है और बॉर्डर के अस्पार तक इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स दे सकती है। मॉनिटरिंग द CPEC एक्सेस, काराकोरम पास के बिल्कुल एडजेसेंट से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे कनेक्टिविटी गुजरती है। इस हाई एल्टीट्यूड सेंसिटिव जोन को इफेक्टिवली डोमिनेट और मॉनिटर करके इंडिया शिनजांग से लेकर ग्वादर पोर्ट तक जाने वाली ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक और मिलिट्री सप्लाई लाइंस पर हर वक्त कड़ी नजर रख सकता है। कंटेनिंग द वाई जंक्शन थ्रेट, ये पास हमारे डेप्सांग प्लेन्स और फॉरवर्ड पेट्रोलिंग लिमिट्स के पास होने के कारण चाइनीज बॉर्डर कॉलम्स के एनकर्शंस और पुशवर्ड डिप्लॉयमेंट प्रेशर्स को फिजिकली कंटेन करने के लिए एक मेजर फ्रंटलाइन फोकल पॉइंट है, जो इंडिया की नॉर्दर्न डिफेंस लाइन का एक मैंडेटरी कॉर्नरस्टोन है। 15. What is the Siliguri Corridor, Chicken's Neck? Why is it strategically sensitive? सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड एक एक्सट्रीमली नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जो लगभग 200 किलोमीटर लंबी है और अपनी सबसे नैरोस्ट पॉइंट पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर वाइड है। ये छोटा सा बॉटलनेक कॉरिडोर मेनलैंड इंडिया को हमारे पूरे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है, इसीलिए इसे देश का चिकन्स नेक, मुर्गी की गर्दन, कहा जाता है। इसका सेंसिटिव नेचर दो बड़े खतरों से जुदा है। द चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटी, अगर आप जियोग्राफिकल बॉर्डर बाउंड्रीज को देखें तो इस कॉरिडोर के एक तरफ नॉर्थ वेस्ट में नेपाल है, नॉर्थ में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। अगर किसी बड़ा कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट या फुल स्केल वॉर के दौरान एनिमी ने इस नैरो 20 किलोमीटर्स के बॉटलनेक पैच को हैवी आर्टिलरी या ग्राउंड मूवमेंट से कट ऑफ या ब्लॉकेड कर दिया, तो नॉर्थ ईस्ट के 45 to 50 मिलियन लोग और वहां डिप्लॉयड हमारी मैसिव मिलिट्री फॉरवर्ड फॉर्मेशंस मेनलैंड से कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाएंगे। द चुंबी वैली थ्रेट, सबसे बड़ा और इमीडिएट मिलिट्री थ्रेट चाइना की चुंबी वैली से है, जो मैप पर एक डैगर, खंजर की तरह नीचे सिलीगुड़ी की तरफ पॉइंट करती है। 2017 में जो फेमस डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, वो इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि चाइनीज प्ला जामफेरी रिज तक रोड बना रही थी। अगर वो वहां तक पहुंच जाते तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर डायरेक्टली उनकी आर्टिलरी रेंजर्स और डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में आ जाता। इसको काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स 33 कॉर्प्स यहां मल्टी लेयर्ड हैवी प्रेजेंस रखती है, जिसे सुकना और एडजेसेंट बेसिस पर डिप्लॉयड एडवांस एयर डिफेंस नेटवर्क्स और रफाल फाइटर स्क्वाड्रंस बैकअप देते हैं। ऑल्टरनेटिव प्लान्स पर काम करते हुए देश ने बांग्लादेश के थ्रू मल्टी मोडल ट्रांजिट एंड वाटरवे एग्रीमेंट्स साइन किए हैं ताकि पाइपलाइन लिंक्स और कनेक्टिविटी सेफ रहे। 16. Which Indian states share borders with China? इंडिया चीन के साथ टोटल 3488 टेक्स्ट km लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जिसे हम लीगल और ऑपरेशनल टर्म्स में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैक कहते हैं। यह वास्ट बॉर्डर जोन टोटल 1 यूनियन टेरिटरी और 4 सॉवरेन इंडियन स्टेट्स में फैला हुआ है, जो हमारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के कोर चेक पॉइंट्स हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी, वेस्टर्न सेक्टर जहां हाईएस्ट स्टैंड ऑफ्स होते हैं। हिमाचल प्रदेश मिडिल सेक्टर रिलेटिवली स्टेबल पर हाईली पेट्रोल्ड। उत्तराखंड मिडिल सेक्टर रिलीजियस रूट्स और हाई पासेस वाला जोन। सिक्किम ईस्टर्न सेक्टर जहां नाथुला और सेंसिटिव प्लेटोज आते हैं। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न सेक्टर जिसे मैकमो लाइन भी डोमिनेट करती है। द ऑपरेशनल ग्राउंड रियलिटी, चाइना इस फ्रंटियर पर लगातार दो डेंजरस स्ट्रैटेजीज यूज करता है। पहला, कार्टोग्राफिक एग्रेशन, यानी नए मैप्स रिलीज करके अरुणाचल प्रदेश के प्लेसेस को नए चाइनीज नाम देना और क्लेम करना। दूसरा, सलामी स्लाइसिंग, यानी छोटे इंक्रीमेंटल और स्लो बॉर्डर इंकर्शंस करना जो डायरेक्टली फुल स्केल वॉर ना ट्रिगर करे पर धीरे धीरे स्टेटस को बदल दें।
इंडिया ने इस टरेन स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए अपनी डेकेड ओल्ड पॉलिसी को कंप्लीटली रिवर्स कर दिया है, जहां पहले बॉर्डर्स को अंडरडेवलप्ड छोड़ दिया जाता था। ए-फ्लैट सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वीवीपी को इंप्लीमेंट किया है, जहां किबिथु, अरुणाचल जैसे एक्सट्रीम फॉरवर्ड बॉर्डर विलेजेस को कंप्लीटली मॉडर्नाइज और कनेक्ट किया जा रहा है ताकि सिविलियन पॉपुलेशन वहां से माइग्रेट ना करे और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ऑपरेशनल इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एक्टिव बनी रहे। 17. Which Indian states share borders with Pakistan? इंडिया पाकिस्तान के साथ टोटल 3,323 टेक्स्ट km लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। यह फ्रंटियर सिंपल बॉर्डर से लेकर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स तक डिवाइडेड है और टोटल 2 यूनियन टेरिटरीज और 3 सॉवरन स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लद्दाख, ऊट, एक्सट्रीम नॉर्थ जहां लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और सियाचिन का एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL जोन स्टार्ट होता है। जम्मू और कश्मीर, ऊट, एक्टिव LOC रीजन और हाई सिक्योरिटी इंटरनेशनल बॉर्डर ब्लॉक्स। पंजाब, सियालकोट और इंटरनेशनल प्लेन जोन से अटैच्ड बार्ब्ड फेंसिंग बॉर्डर। राजस्थान, वास्ट एरिड एक्सटेंशंस जहां थर डेजर्ट बाउंड्री ड्रॉ करता है। गुजरात, सदर्न एंड जहां सिर क्रीक के हाईली सेंसिटिव मार्शी लैंड्स और वाटर चैनल्स आते हैं। द एसिमेट्रिक और हाइब्रिड शिफ्ट। पंजाब और जम्मू और कश्मीर के सेक्टर्स में पाकिस्तान आर्मी और उनकी हॉस्टाइल एजेंसीज ने ऐप कन्वेंशनल टैक्टिक्स से हटकर एसिमेट्रिक और हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू कर दिया है। ए-फ्लैट बॉर्डर्स पर डायरेक्टली इंसानी इंकर्शंस के जगह लो कॉस्ट ऑटोमेटेड कमर्शियल ड्रोन्स का यूज हो रहा है। यह ड्रोन्स अंधेरी रातों में हाई ग्रेड चाइनीज ऑटोमेटेड वेपन्स, स्टिकी मैग्नेटिक बॉम्ब्स और गोल्डन क्रेसेंट बेल्ट से लाई गई हाई ग्रेड इलीगल नार्कोटिक्स, हीरोइन, ड्रग्स को बॉर्डर गैप्स के थ्रू पुश करते हैं ताकि डोमेस्टिक लेवल पर नार्को टेररिज्म फैलाया जा सके। द काउंटर स्ट्रैटेजी। इंडियन फोर्सेज इस मॉडर्न चैलेंज से निपटने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और इंडियन आर्मी के एक्सट्रीम इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क पर ऑपरेट कर रही हैं, जहां एब्सोल्यूट फिजिकल फेंसिंग के साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट एंटी ड्रोन जैमिंग फ्रीक्वेंसी नेटवर्क्स और डीप पेनिट्रेशन बॉर्डर लेजर वॉल्स, थर्मल सेंसर्स का हेविली डिप्लॉयमेंट किया गया है। 18. What are the major border management challenges faced by India? इंडिया बॉर्डर मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट वन बॉर्डर वन फोर्स का ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन फॉलो करता है ताकि कमांड स्ट्रक्चर्स में कभी कंफ्यूजन ना हो। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF, चाइना बॉर्डर पर ITBP, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर SSB और म्यांमार बॉर्डर के हिली सेक्शंस पर हाईली स्पेशलाइज्ड असम राइफल्स डिप्लॉय होती हैं। इस स्ट्रीमलाइन डिप्लॉयमेंट के बावजूद देश के पास मल्टी प्रॉन्ग जियोग्राफिकल और स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस हैं। चैलेंजिंग एंड डाइवर्स टेरेन्स। इंडिया के बॉर्डर्स यूनिफॉर्म नहीं हैं। राजस्थान के शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स जहां बाउंड्रीज बदलती रहती हैं, पंजाब के रिवराइन पैचेस, नुलास और दलदल, लद्दाख के नेगेटिव टेम्परेचर ग्लेशियर्स और म्यांमार के थिक सबट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट्स में परमानेंट कंक्रीट फेंसिंग लगाना और यूज मेंटेन रखना लगभग फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी के बराबर है। पोरस बाउंड्रीज और क्रॉस बॉर्डर एथनिक ओवरलैप्स। नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ पोरस, खुली हुई बॉर्डर्स होने की वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेज करना कॉम्प्लेक्स होता है। नॉर्थ ईस्ट के कई लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स और ड्रग कार्टेल्स इन ओपन गैप्स का फायदा उठाकर क्रॉस बॉर्डर सेफ हेवन्स ढूंढ लेते हैं और वहां इलीगल वेपन फैक्ट्रीज चलते हैं। द थ्रेट ऑफ नार्को टेररिज्म और FICN एडवर्सरीज कंटिन्यूस इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क के थ्रू फेक इंडियन करेंसी नोट्स FICN और ड्रग स्मगलर नेटवर्क्स को डिप्लॉय करते हैं ताकि हमारी यंग जनरेशंस को डैमेज किया सके और टेरर फंडिंग नेटवर्क्स एक्टिव रहे। टू फ्रंट स्ट्रैटेजिक कलूजन। पाकिस्तान और चीन का डीप टेक्निकल और स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को हर वक्त ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए मॉडर्न अलर्ट सेटिंग्स पर रखता है, जिससे बॉर्डर्स मैनेजमेंट डायनामिक और हाईली डिमांडिंग बन जाता है। 19. Why are border roads important for national security? मॉडर्न वॉरफेयर और स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स में एक बहुत पुराना और यूनिवर्सल गोल्डन रूल है, लॉजिस्टिकल मोबिलिटी एंड मैन्यूवरेबिलिटी डिटरमिन द फाइनल विक्ट्री। अगर आपकी फॉरवर्ड फोर्सेस तक फास्ट सप्लाई लाइंस नहीं हैं, तो वेपन्स और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं रहता। इस फंडामेंटल नेसेसिटी को पूरा करने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डे नाइट कम करके हाई लोड रोड्स, स्टील ब्रिजेस और माउंटेन टनल्स बनाती है जो देश के लिए एक प्राइमरी फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। रैपिड फोर्स मोबिलाइजेशन, बॉर्डर जोन्स तक हाई क्वालिटी मेटल्ड एंड हैवी लोड लैटरल रोड्स होने से क्राइसिस या सडन बॉर्डर इंकर्शंस के समय हमारी हैवी आर्टिलरी गन्स, मैसिव ट्रूप कैरियर ट्रक्स और T-90 भीष्मा मेन बैटल टैंक्स को डायरेक्टली अंबाला या इंटीरियर बेसिस से उठाकर फॉरवर्ड एज ऑफ द बैटल एरिया FEBA तक स्विफ्टली और बिना रुकावट के डिप्लॉय किया जा सकता है। ऑल वेदर ऑपरेशनल कंटिन्यूटी। अटल टनल, रोहतांग और अपकमिंग सेमी ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टनल्स जैसे जोजिला एंड सेला टनल्स
के बनने से एक्सट्रीम विंटर मंथ्स में जब हैवी स्नोफॉल होता है तब भी फॉरवर्ड पोस्ट आइसोलेटेड नहीं होत और स्ट्रैटेजिक स्टोरेज डंप्स को अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन कनेक्टिविटी मिलती रहती है। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स वैम ब्रो जब बॉर्डर एरियाज में हाई एंड रोड्स बनाती है तो रिमोट बॉर्डर विलेज पॉपुलेशंस ऑटोमेटिक देश की सोशियो इकोनॉमिक मार्केट से कनेक्ट हो जाती हैं। इससे बॉर्डर वैलिडेशन बढ़ती है, डिपॉपुलेशन पलायन रुकता है और लोकल पेट्रियोटिक सिटीजन्स हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस HUMINT और सिक्योरिटी सपोर्ट का काम करते हैं। पहले इंडिया की एक डिफेंसिव आइसोलेशनिस्ट डॉक्ट्रीन होती थी कि रोड्स को फॉरवर्ड लिमिट्स तक कच्चा छोड़ा जाए ताकि एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके एडवांस ना कर सके। पर मॉडर्न सिक्योरिटी पोस्चर एक्टिव डिटेरेंस और पावर प्रोजेक्शन का है, जहां सिमेट्रिकल स्पीड मेंटेन करने के लिए बॉर्डर रोड्स बनाना हमारी एब्सोल्यूट सॉवरेन ड्यूटी है। 20. What is the line of actual control, LAC? How is it different from the line of control, LOC? SSB इंटरव्यू, पर्सनल पैनल लेआउट या किसी भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन में इन दोनों बॉर्डर्स लाइंस का प्रिसाइज लीगल, ऑपरेशनल और फंक्शनल डिफरेंसेस पता होना एक डिफेंस कैंडिडेट के लिए सबसे बेसिक एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। चलिए दोनों लाइंस को डिस्टिंक्ट फीचर्स के साथ कंपैरिजन टेबल के थ्रू प्रॉपर्ली समझते हैं। फीचर डायमेंशन लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, प्राइमरी एडवर्सरी फेसिंग पाकिस्तान चाइना लीगल स्टेटस और मैप्स 1972 के सिमला एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स ने मैप्स पर म्यूचुअली एग्री करके इसे क्लियरली लाइन टू लाइन डिलिनिएट किया हुआ है। इसका स्ट्रक्चरल स्टेटस लीगली सेटल्ड है। यह म्यूचुअली एग्रीड लाइन नहीं है। मैप्स पर अनडिमार्केटेड और अनसाइंड होने के कारण दोनों साइड्स की स्पेशल परसेप्शन सोच अलग है, जिससे क्लेम्स ओवरलैप करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ टेरेन यहाँ स्ट्रिक्ट फिजिकल बैरियर्स होते हैं, कंटिन्यूअस मल्टी-लेयर्ड एंटी-इन्फिल्ट्रेशन फेंसिंग, हाई-एंड सर्च लाइट्स, बंकर्स और परमानेंट ब्रिक फोर्टिफिकेशंस होती हैं। यह ओपन, रॉकी और हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट माउंटेन रिजेस हैं, जहां ओवरलैपिंग क्लेम्स जोन्स होते हैं बिना किसी फिजिकल वायर फेंसिंग या एब्सोल्यूट कंटिन्यूअस ग्रिड्स के। टैक्टिकल ऑपरेशनल नेचर हाईली एक्टिव काइनेटिक एनवायरनमेंट जहां डायनामिक ड्यूल्स, कांस्टेंट सीज फायर वायलेशंस, स्नाइपर फायर कॉम्बैट और क्रॉस बॉर्डर काइनेटिक एक्सचेंजेस होते रहते हैं। यहां जनरल मिलिट्री ऑपरेशनल एंगेजमेंट रूल्स के तहत गन्स यूज करना रिस्ट्रिक्टेड है, पर क्लेम जोन्स आमने सामने आने पर हैवी हैंड टू हैंड फेस ऑफ्स, मैसिव फिजिकल स्टैंड ऑफ्स और स्टोन पेल्टिंग क्लैशेस होती हैं, जैसे गलवान और यानसे वैली। प्राइमरी मैनेजमेंट एजेंसी इंडियन आर्मी और BSF जॉइंट ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन के साथ फ्रंट लाइंस प्रोटेक्ट करती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी गार्डिंग एजेंसी ITBP है, जिसे बैकअप और ऑपरेशनल डेप्थ देने के लिए बैकग्राउंड में इंडियन आर्मी सपोर्ट करती है। कंक्लूजन तो दोस्तों, यदि इंडिया के फिजिकल लेआउट और डायनामिक सेंसिटिव बॉर्डर्स से जुड़े क्वेश्चंस 11 से 20 तक का सबसे डिटेल्ड और स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन, जो आपके नॉलेज मैट्रिक्स को कंप्लीटली अपग्रेड कर देगा। हमने हर एक क्वेश्चन के लेआउट को टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिफेंस एंगल्स से लिंक करके समझा है ताकि आपका वीडियो कंटेंट सिंपल इन्फॉर्मेशनल वीडियो ना बनकर एक हाइपर वैल्यूएबल मास्टर क्लास लग सके। अगर आपको ये डायनामिक स्क्रिप्ट डिलीवरी और डीप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपको इन पासेस और बॉर्डर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स पर क्या लगता है यूज नीचे कमेंट करके बताएं और अपने प्रीमियर चैनल थिंक विद शशांक को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले पार्ट्स में बाकी बचे सारे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स को हम इसी तरह फ्लो में क्लियर कर सकें। पढ़ते रहिए, डीप एनालिटिक्स के साथ सोचते रहिए। जय हिंद। Why are Himalayan rivers perennial? Himalayan rivers जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र साल भर कंटिन्यूअस फ्लो करती हैं क्योंकि उनके पास के यूनिक डुअल सोर्स फीडिंग मैकेनिज्म होता है। द फीडिंग मैकेनिज्म, हॉट समर मंथ्स के दौरान जब धूप तेज होती है तो ये रिवर्स हाई हिमालयन पीक्स पर सिचुएटेड ग्लेशियर्स और स्नोफील्ड्स के पिघलने से पानी हासिल करती हैं। वहीं दूसरी तरफ मानसून सीजन के दौरान इनको हेवी और टोरेंशियल रेनफॉल से पानी मिलता है। ऑपरेशनल न्यूआंस, हालांकि यह स्टडी वाटर सप्लाई नॉर्दर्न प्लेन्स को हाइपर फर्टाइल बनाती है, पर मानसून के दौरान यह के अनप्रिडिक्टेबल सिक्योरिटी चैलेंज भी क्रिएट करती है। सदर्न ग्लेशियर मेल्ट और हेवी रेन से फ्लैश फ्लड्स आते हैं, जिससे रिवर क्रॉसिंग्स और टैक्टिकल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। 22. How are peninsular rivers different from Himalayan rivers? Logistics और combat engineering के हिसाब से दोनों river systems अलग challenges present करते हैं। Feature: Himalayan rivers, peninsular rivers, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Water regime: perennial, fed by glaciers and rain, seasonal, exclusively dependent on monsoon rains. Geological age: relatively young, active, our course change Karnewali,
जैसे कोसी रिवर, ancient, stable, or mature valleys से flow करने वाली, erosional capacity, high sediment load, deep gorges or floodplains बनाती हैं, low sediment load, characterized by solid, rocky beds. Tactical military use, monsoon और summer में बाधा obstacle बनती हैं जहां combat engineers को pontoon bridges लगाने पड़ते हैं. Dry season में ये काफी सूख जाती हैं जिससे heavy armor और mechanized columns इनके beds को आराम से cross कर सकते हैं. 23. Why is the river Brahmaputra strategically important? Brahmaputra River, जिसे तिब्बत में Yarlung-Changpo कहते हैं, Sino-Indian hydropolitical struggle का सबसे बड़ा center है. Image showing China's upper riparian megadams on the Yarlung-Tsangpo creating flash flood and drought vulnerabilities downstream in India and Bangladesh. China's hydro-hegemony China upper riparian position occupy करता है. Great Bend पर megadams बनाकर बीजिंग ने वाटर फ्लो को कंट्रोल करने की कैपेसिटी हासिल कर ली है. वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चाइना पानी को रोक कर ड्राउट ला सकता है या ईके डैम से फ्लड गेट्स की हिचुएल कर असम और अरुणाचल में आर्टिफिशियल फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर कर सकता है जो हमारी लॉजिस्टिक्स को बहा ले जाए. द इंटेलिजेंस गैप एग्रीमेंट्स के बावजूद चाइना ने कई बार मानसून दाता रोक लिया है जिससे हमें फ्लड्स के लिए वार्निंग टाइम कम मिलता है. इंडियाज काउंटर स्ट्रैटेजी, इंडिया इससे निपटने के लिए अरुणाचल में अपने मल्टीपर्पज स्टोरेज डैम्स जैसे अपर सियांग प्रोजेक्ट बना रहा है ताकि सदर्न वाटर सर्जेस को अब्जॉर्ब किया जा सके और इंटरनेशनल लॉ के तहत प्रायर अप्रोप्रिएशन राइट्स क्लेम किए जा सके. 24. Explain the significance of the Indus River System. Indus River System 1960 में साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी IWT का फाउंडेशन है जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का के वाइटल जियोपॉलिटिकल लीवर है. द एलोकेशन ट्रीटी के मुताबिक 3 ईस्टर्न रिवर्स सतलेज, बियास, रवि का कंट्रोल इंडिया को मिला है जबकि 3 वेस्टर्न रिवर्स इंदुस, झेलम, चेनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया है. India's riparian leverage, upper riparian होने के नाते इंडिया के PAAS बड़ा leverage है. पाकिस्तान इस पर एग्रीकल्चर के लिए completely dependent है पर ट्रीटी इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन की परमिशन देती है. द मॉडर्न शिफ्ट, पहले ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारा पानी बिना यूज पाकिस्तान चला जाता था पर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स के बाद इंडिया ने पॉलिसी फ्रेम कर ली है. हमने शाहपुर कांडी और राटल प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है और IWT में मॉडिफिकेशंस की फॉर्मल डिमांड की है ताकि नेशनल इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड किया सके. 25. Why is the interlinking of rivers, ILR, discussed in India? Interlinking of rivers, ILR का एम देश के वाटर सरप्लस बेसिन्स को कैनाल्स और रिजर्वॉयर्स के नेटवर्क से वाटर डेफिसिट बेसिन्स से जोड़ना है. Balancing the water budget. यह प्रोजेक्ट इंडिया के 2 सबसे बड़े चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है. ईस्ट और नॉर्थ में आने वाले सिवियर फ्लड्स और वेस्ट और साउथ बुंदेलखंड विदर्भा में रहने वाली क्रॉनिक ड्राउट. द पायनियर एग्जाम्पल केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट इसका पहला ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट है जो MP और UP के ड्राउट प्रोन बुंदेलखंड रीजन को इरिगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, हालांकि ये बहुत बेनिफिशियल है पर इसके 2 बड़े चैलेंजेस हैं. पहला, ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को ट्रिगर करता है क्योंकि स्टेट्स ड्राई सीजन में पानी शेयर नहीं करना चाहती. दूसरा, यह क्रॉस कंट्री कैनाल्स वॉर टाइम में एनिमी एयर स्ट्राइक्स या सबोटाज के लिए हाईली विजिबल और वल्नरेबल टारगेट्स बन जाते हैं जिससे वाइड स्प्रेड फ्लडिंग या लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रप्शन का खतरा रहता है. 26. Which river has the largest basin in India? इंडिया में सबसे बड़ा रिवर बेसिन गंगा रिवर बेसिन है जो देश के लगभग 26% लैंड मास 861,452 स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करता है. ये उत्तराखंड से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक टोटल 11 स्टेट्स में फैला हुआ है. सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी, यह बेसिन 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करता है और इंडिया का प्रीमियर एग्रीकल्चरल इंजन है. साथ ही देश के क्रिटिकल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और डेंस पॉपुलेशन सेंटर्स भी इसी जोन में सिचुएटेड हैं. ऑपरेशनल डायमेंशन, एक डेंस इकोनॉमिक हब होने की वजह से यहाँ अगर कोई बड़ी डिस्ट्रप्शन होती है जैसे कोई बड़ी फ्लड या सिवियर एनवायरमेंटल नेग्लेक्ट तो वो तुरंत के मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में बदल सकती है जहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स दोनों का बड़ा टेस्ट होता है. 27. What are the major causes of floods in India? देश में फ्लड्स अब सिर्फ सीजनल वेदर इवेंट्स नहीं रहे बल्कि यह ह्यूमन इन्फ्लुएंस डिजास्टर्स बन चुके हैं जो बड़े इंटरनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस खड़े करते हैं. इनकी मेन causes हैं meteorological triggers, short window main heavy monsoon downpours होना, high altitude zones Ladakh, Uttarakhand, main cloudbursts होना, or coastal plains par intense cyclonic rainfall होना. Anthropogenic violations, riverbeds में silt जमा होने से उनकी water carrying capacity कम हो जाती है. साथ ही natural wetlands और drainage paths पर unplanned development करने से पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता. Urban flooding, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों का aging drainage network concrete heavy expansion के बोझ को नहीं संभल पाता जिससे शहर डूब जाते हैं. The strategic angle, floods की वजह से roads और bridges wash out हो जाते हैं और airfields submerge हो जाते हैं. इससे मिलिट्री मूवमेंट रुकती है और आर्म्ड फोर्सेस को डिफेंस छोड़कर बड़े स्केल पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR चलाना पड़ता है. 28. Why are dams strategically important?
लार्ज डैम्स को मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर (CNI) माना जाता है क्योंकि यह रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ सतत रीजनल पावर स्ट्रैटेजी के डुअल यूज एसेट्स होते हैं। हाइड्रोपोलिटिकल लेवरेज: अपर रिपारियन जोन में बने दम से आप डाउनस्ट्रीम काउंट्री के वाटर फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे इंडस सिस्टम की वेस्टर्न रिवर्स पर बने हमारे प्रोजेक्ट्स में एनर्जी देने के साथ साथ पाकिस्तान के वाटर फ्लो पर के स्ट्रेटेजिक लेवरेज देते हैं। रिसोर्स एंकर्स: यह सराउंडिंग एग्रीकल्चरल बेल्ट्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को स्टेडी वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, जिससे देश की एक्सटर्नल एनर्जी डिपेंडेंस कम होती है। टैक्टिकल वल्नरेबिलिटी: वॉर टाइम में ये हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं। अगर किसी बड़े डैम पर सक्सेसफुल स्ट्राइक हो जाए तो डाउनस्ट्रीम कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आएगी जो सिविलियन पॉपुलेशंस के साथ फॉरवर्ड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को भी खत्म कर देगी। इसीलिए इंडिया भकरनगल और तहरी जैसे दाम्स को डेडिकेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस और एडवांस्ड एयर डिफेंस अम्ब्रेला से प्रोटेक्ट करता है। 29. Explain the significance of the Teesta River dispute. तेस्ता रिवर सिक्किम से निकलकर वेस्ट बंगाल से होते ह्यू बांग्लादेश में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। यह न्यू दिल्ली और ढाका के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन का एक बड़ा पॉइंट है। द कोर कॉन्फ्लिक्ट: बांग्लादेश ड्राई सीजन अक्टूबर से अप्रैल के दौरान अपने नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए पानी का इक्वल शेयर मांगता है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसका रेजिस्टेंस करती है क्योंकि उनका मानना है कि अगर पानी डाइवर्ट किया गया तो उनके नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के फार्मिंग कम्युनिटीज को सीवियर वाटर स्कैर्सिटी झेलनी पड़ेगी। द जियोपॉलिटिकल रिस्क: इस डेडलॉक का फायदा उठाकर चाइना बांग्लादेश के अंदर तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंस करने का प्रपोजल दे रहा है, जो इंडिया के सेंसिटिव नॉर्दर्न बॉर्डर के बहुत PAAS है। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी: इस एनसर्कलमेंट को तोड़ने के लिए इंडिया ने खुद इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस और मैनेज करने का काउंटर प्रपोजल दिया है ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के PAAS चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर रखा जा सके और बांग्लादेश के साथ अलायंस स्ट्रांग रहे। 30. What is river rejuvenation? River rejuvenation डिग्रेडेड, पोल्यूटेड या डाइंग रिवर सिस्टम को वापस यूएस के हेल्दी और सेल्फ सस्टेनिंग इकोलॉजिकल स्टेट में लाने का प्रोसेस है, जिसमें पूरे रिवर बसन पर काम किया जाता है। द कोर मेथड्स: अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वेस्ट को रिवर में गिरने से रोकना, नेचुरल फ्लड प्लेन्स को रिस्टोर करना, चोक्ड चैनल्स को डिसिल्ट करना और रिवर बैंक्स पर ट्रीज लगाना ताकि वाटर रिटेंशन बेहतर हो सके। प्रोग्राम्स जैसे नमामि गंगे और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान (NRCP) इसी पर काम कर रहे हैं। द SSB कनेक्शन रिवर रिजुविनेशन डायरेक्टली देश के वाटर सिक्योरिटी से जुड़ा है। जैसे जैसे ग्राउंड वाटर टेबल गिर रहा है, अगर हम सरफेस रिवर्स को रिस्टोर नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज के लिए देश के अंदर इंटरनल माइग्रेशन और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे जो देश की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। 31. Why is the Indian monsoon important? साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर को अक्सर इंडिया का रियल फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है क्योंकि इसका देश की इकोनॉमिक और इंटरनल स्टेबिलिटी पर ओवरवेलमिंग इंपैक्ट होता है। फूड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी: इंडिया का लगभग 50% नेट सोन एरिया बिना परमानेंट इरिगेशन के है और पूरी तरह मानसून पर डिपेंडेंट है। एक अच्छा मानसून खरीफ क्रॉप्स, राइस, पल्सेस के हाई यील्ड्स इंश्योर करता है, जिससे फूड प्राइसेस स्टेबल रहते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। ये साल भर के लिए रिजर्वोयर्स और अंडरग्राउंड एक्विफर्स को फिल करता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को पावर देते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी कनेक्शन: अगर मानसून फेल हो जाए तो रूरल पॉवर्टी और मास माइग्रेशन बढ़ता है। हिस्टोरिकली लंबे ड्राउट से जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, हॉस्टाइल एलिमेंट्स यूएस के फायदा उठाकर इंटरनल अनरेस्ट फ्यूल करने की कोशिश करते हैं। 32. What factors affect the Indian monsoon? इंडियन मानसून एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सिस्टम है जो कि रीजनल और प्लानिटरी फोर्सेस से चलता है। डिफरेंशियल हीटिंग: समर में मैसिव एशियन लैंड मास टिबेटन प्लेटो सराउंडिंग इंडियन ओशन से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे सेंट्रल इंडिया पर इंटेंस लो प्रेशर जोन बनता है और ओशन से मॉइस्चर विंड्स खिंची चली आती है। शिफ्टिंग ऑफ ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन समर में नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, जो इनबाउंड मानसून विंड्स को गाइड करता है। जेट स्ट्रीम्स: सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का हिमालयस के नॉर्थ में शिफ्ट होना ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को एस्टैब्लिश करता है, जो मानसून का बर्स्ट ट्रिगर करता है। इंडियन ओशन डाइपोल IOD, इसने इंडियन नीनियो भी कहते हैं। अगर पॉजिटिव IOD हो अफ्रीका के PAAS वार्म वाटर तो मानसून बूस्ट होता है और ग्लोबल नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफसेट हो जाते हैं। 3. What is El Niño? How does it affect India? El Niño एक ग्लोबल क्लाइमेट फिनोमेनन है जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पेरू कोस्ट के PAAS के सरफेस वाटर्स एबनॉर्मली वार्म हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक डिसरप्शन: इस वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वाटर सर्कुलेशन डिसरप्ट हो जाता है और रेन क्लाउड्स पैसिफिक के वेस्ट से हटकर अमेरिकास की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये उन ट्रेड विंड्स को कमजोर कर देता है जो मॉइस्चर को साउथ एशिया पुश करती हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडिया: एल नीनियो इंडिया माइन वीक मानसून्स और सीवियर ड्राउट्स से क्लोजली लिंक्ड हाई। इससे एग्रीकल्चरल आउटपुट गिरता है और फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है। मिलिट्री टर्म्स में एल नीनियो के साल आर्म्ड फोर्सेस को बॉर्डर आउटपोस्ट्स राजस्थान, गुजरात में वाटर और फॉडर स्केर्सिटी के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। 34. What is La Niña? How does it affect India?
ला नीनिया एल नीनियो का बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमेनन है, जहां सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के सरफेस वाटर्स एबनॉर्मली कूल हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक बूस्ट, यह ट्रेड विंड्स को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे वार्म सरफेस पानी एशिया की तरफ पुश होता है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर लो प्रेशर जोन और ज्यादा रीइंफोर्स हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ला नीनिया से इंडिया में अबव नॉर्मल रेनफॉल होती है। एग्रीकल्चर के लिए तो यह अच्छा है, पर इससे हिमालयस में लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स और अर्बन फ्लडिंग का रिस्क बहुत बच जाता है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए चैलेंज यह होता है कि हैवी रेन से बॉर्डर रोड्स और जम्मू श्रीनगर हाईवे ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे इंजीनियरिंग यूनिट्स को डिजास्टर रिलीफ और रोड रिकंस्ट्रक्शन के लिए हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है। 35. Why do western disturbances matter for North India? Western disturbances extratropical storms हैं जो मेडिटेरेनियन सी पर ओरिजिनेट होते हैं और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के जरिए इराक, ईरान और पाकिस्तान को क्रॉस करके नॉर्थ इंडिया तक पहुंचते हैं। एग्रीकल्चरल लाइफलाइन, यह स्टॉर्म्स दिसंबर से फरवरी के बीच नॉर्थ इंडिया में विंटर रेनफॉल और स्नो लाते हैं, जो रबी क्रॉप्स खासकर वीट के सर्वाइवल के लिए सबसे वाइटल हैं। साथ ही यह नॉर्दर्न ग्लेशियर्स को रिप्लेनिश करते हैं, जो साल भर पेरेनियल रिवर्स को पानी देते हैं। मिलिट्री ऑपरेशनल रियलिटी, लद्दाख, सियाचिन और एलओसी पर तैनात यूनिट्स के लिए यह एक्सट्रीम वेदर चैलेंजेस खड़े करते हैं, जैसे सडन ब्लिजर्ड, सब जीरो ड्रॉप्स और डेंजरस एवलांचेस। विजिबिलिटी जीरो होने से एयर लॉजिस्टिक्स रुक जाती है और व्हीकल्स फ्रीज हो जाते हैं, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड विंटर गियर और हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल ट्रेनिंग जरूरी होती है। 36. Which region receives the highest rainfall in India and why? इंडिया और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड मौसिनराम और यूएस के EPAAS चेरापूंजी में होती है। इस एक्सट्रीम रेनफॉल के दो मेन रीजंस हैं। मॉइस्चर सप्लाई, बे ऑफ बंगाल से आने वाली मानसून ब्रांच बांग्लादेश के प्लेन्स को क्रॉस करते ही मैसिव मॉइस्चर कैरी करती है। फनलिंग इफेक्ट, जब यह विंड्स मेघालय पहुंचती है तो वहां के स्टीप और फनल शेप्ड गारो, खासी और जेंटिया हिल्स में फंस जाती है। यह टोपोग्राफी विंड्स को अब्रप्टली राइज करने पर मजबूर करती है। ओरोग्राफिक लिफ्ट, जिससे रैपिड कूलिंग होती है और एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेटेड डाउनपोर होता है। ऑपरेशनल रियलिटी, ईस्टर्न कमांड के लिए यहां सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हैवी रेन से सॉइल इरोजन, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स और लो विजिबिलिटी होती है, जो ऑप्टिकल सर्वेलेंस नेटवर्क्स को डिस्टर्ब करती है। 37. Why is राजस्थान a desert? थर्ड डेजर्ट के अरिद होने के पीछे कोई ई की वजह नहीं, बल्कि यूनिक जियोग्राफिकल और एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। अलाइनमेंट ऑफ द अरावलीज, अरावली रेंज साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ओरिएंटेड है, जो इनकमिंग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अरेबियन सी ब्रांच के बिल्कुल पैरेलल पड़ती है। क्योंकि माउंटेन्स इन विंड्स को ब्लॉक नहीं करते, क्लाउड्स बिना राइज किए और बिना बारिश किए सीधे निकल जाते हैं। सबसाइडेड एयर, यह रीजन ई के ऐसी जोन में आता है जहां एयर करंट्स नीचे की तरफ बहती हैं। सबसाइडिंग एयर जो क्लाउड फॉर्मेशन को सप्रेस करता है। हाई इवेपोरेशन, अरेबियन सी से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आता भी है, वो यहाँ की एक्सट्रीम हीट की वजह से बरसने से पहले इवेपोरेट हो जाता है। टैक्टिकल एडवांटेज, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से यह ओपन और अरिड टेरेन मैकेनाइज्ड और आर्मर्ड वॉरफेयर के लिए सबसे बेस्ट है, जहां इंडिया अपने में बैटल टैंक्स T-90 भीष्मा को डिप्लॉयमेंट करके वेस्टर्न डिफेंसिव पोस्चर स्ट्रॉन्ग रखता है। 38. What are cyclones? Which Indian coasts are more vulnerable? Cyclones intense low pressure weather systems होते हैं जो warm tropical waters पर बनते हैं, जहां spiraling winds EK calm center I के चारों तरफ घूमती हैं। East coast versus west coast. Historically, इंडिया का ईस्ट कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट कोस्ट के मुकाबले साइक्लोन्स के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहा है। इसका रीजन यह है कि बे ऑफ बंगाल का पानी ज्यादा वार्मर और शैलो है, और इसका शेप कॉन्केव फनल जैसा है जो स्टॉर्म सर्जेस को बधा देता है। साथ ही यहाँ साउथ चाइना सी के टाइफून्स के रेमनेंट्स भी एंटर कर जाते हैं। चेंजिंग ट्रेंड, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब अरेबियन सी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिससे वेस्ट कोस्ट पर भी अब फ्रीक्वेंट और इंटेंस साइक्लोन्स जैसे तोक्ता बाइपरजॉय आने लगे हैं। स्ट्रेटेजिक एंगल, साइक्लोन्स हमारे क्रिटिकल नेवल बेसिस ईस्टर्न नेवल कमांड एट विशाखापत्तनम और वेस्टर्न नेवल कमांड एट मुंबई को थ्रेटन करते हैं, जिससे नेवी को एक्टिव कोस्टल पेट्रोलिंग से हटकर लार्ज स्केल HADR मिशंस में एंगेज होना पड़ता है। 39. How does climate affect agriculture? इंडिया की एग्रीकल्चर पूरी तरह क्लाइमेट से टेम्पलेट्स लेती है, और देश के 3 मेन क्रॉप सीजन्स इस पर डिपेंड करते हैं। खरीफ सीजन जून टू जुलाई टू अक्टूबर टू नवंबर, यह कंप्लीटली साउथ वेस्ट मानसून के हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है, जिसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे राइस और कॉटन उगाई जाती हैं। Rabi season, October to December to April to May. यह cooler temperatures और western disturbances के moisture पर depend करता है, जिसमें wheat और mustard lead crops हैं। The baseline risk, unpredictable monsoon, wheat ripening stage March, में sudden heat waves का आना और unseasonal winter rain crop yields को directly damage करते हैं। Crop failure से जो economic distress आता है, वो rural masses को शहरों की तरफ push करता है, जिससे social friction और internal security challenges बड़ी scale पर खड़े हो सकते हैं। 40. What are the impacts of climate change on India's national security? Modern military planning में climate change को E के threat multiplier माना जाता है, जो existing tensions को कई गुना बढ़ा देता है।
ग्लेशियल डेग्रेडेशन। हिमालयज में ग्लेशियर्स पिघलने से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स GLOFs का खतरा बढ़ गया है, जो फॉरवर्ड मिलिट्री कैंप्स और बॉर्डर ब्रिजेस को वॉश आउट कर सकती हैं। सी लेवल राइज। कोस्टलाइन सबमर्ज होने से लो लाइंग एरियाज जैसे बांग्लादेश से बड़े स्केल पर क्लाइमेट रेफ्यूजीज इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सकते हैं, जिससे एथनिक टेंशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। ट्रांसबाउंड्री वाटर सोर्सेज जैसे ब्रह्मपुत्र के पानी कम होने पर अपर रिपारियन स्टेट चाइना मेगा डैम्स के जरिए पानी की होर्डिंग शुरू कर सकता है, जो नॉर्दर्न फ्रंटियर पर हाइड्रोपोलिटिकल वॉर्स को ट्रिगर कर सकता है। 41. Why is Punjab called the Granary of India? पंजाब को यह टाइटल इसलिए मिला है क्योंकि इसका इंडिया के सेंट्रल फूड ग्रेन पूल में के डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है, जो देश की फूड सिक्योरिटी का अल्टीमेट गारंटर है। हाई यील्ड एफिशिएंसी। पंजाब देश का सिर्फ 1.5% जियोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करता है, पर यह देश का लगभग 15 to 20% व्हीट और 10 to 12% राइस अकेले प्रोड्यूस करता है। जियोग्राफिकल लेआउट। यहाँ पेरेनियल रिवर्स का नेटवर्क है, हाइपर फर्टाइल अलूवियल सॉइल है और ऑलमोस्ट 100% ट्यूब, वेल और कैनाल इरिगेशन कवरेज है, जो फार्मिंग को इराटिक मानसून से इंडिपेंडेंट बनाती है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट। मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब का यह हाई प्रोडक्शन देश को बड़े बफर स्टॉक्स मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि लंबे वॉर या एक्सटर्नल एम्बार्गोज के दौरान देश में कभी फूड शॉर्टेज न हो। 42. एक्सप्लेन द ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s के मिड में MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग की लीडरशिप में शुरू ह्यू ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को स्टार्विंग शिप टू माउथ इकोनॉमी से बदलकर सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चरल पावर बनाया। द टेक्निकल मिक्स is may high yielding variety HYV. Seeds, जैसे dwarf wheat Lerma rojo, chemical fertilizers, pesticides, और massive canal networks का combination use किया गया। Legacy misuse versus modern shift. पुरानी approach में free electricity की वजह से groundwater overpump हुआ, जिससे soil salinization बढ़ गई। अब आईकर ने इसको सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन या एवरग्रीन रेवोल्यूशन में बदल दिया है, जहां क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज, 300+ स्ट्रेन्स, डिजिटल फार्मिंग और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। 43. Why is water conservation becoming important in agriculture? वाटर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी अब अलग नहीं है। इंडिया के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का लगभग 80 to 85% अकेला एग्रीकल्चर कंज्यूम करता है, जो वाटर टेबल्स पर अनसस्टेनेबल प्रेशर बना रहा है। द ग्राउंड वाटर क्राइसिस। सब्सिडाइज्ड पावर की वजह से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे हब्स में ग्राउंड वाटर ड्रास्टिकली डिप्लीट हो चुका है। ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी। वाटर स्केर्सिटी से सतलेज यमुना लिंक SYL कनाल डिस्प्यूट जैसे इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी को डिसरप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर सरफेस वाटर कम हो गया तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर जो कनाल नेटवर्क्स और वेट डिचेस हैं, उनका डिफेंसिव वैल्यू, टैंक बैरियर कम हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के 44. Which states are leading producers of rice, wheat, tea and coffee? एक प्रोफेशनल कैंडिडेट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनी कंपेटिटिव सेटअप में करंट जियो इकोनॉमिक डेटा के साथ हमेशा प्रिसाइज और अपडेटेड होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अवेलेबल पैरामीटर्स के मुताबिक देश की प्रीमियर क्रॉप्स और उनके लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट इस तरह से है। राइस चवाल, इसमें वेस्ट बंगाल टॉप पोजीशन रैंक करता है, जिसे क्लोजली फॉलो करते हैं उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। इंडिया ने हाल ही में रिकॉर्ड 154.02 मिलियन टन्स का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टच किया है, जो हमें ग्लोबल मार्केट में राइस सप्लाई का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट एंकर बनाता है। व्हीट गेहूं इस स्ट्रक्चरल स्टेपल क्रॉप में उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट वॉल्यूम प्रोड्यूसर है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब आते हैं। देश का टोटल व्हीट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 120.65 मिलियन टन्स के हाई लिमिट को टच कर चुका है, और अगर हम पर हेक्टेयर यील्ड एफिशिएंसी की बात करें तो पंजाब अभी भी प्योर देश में टॉप पर चल रहा है। टी चाय, इस कमर्शियल कैश क्रॉप में असम अनडिस्प्यूटेड लीडर है, जिसके बाद वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी रीजन्स और तमिलनाडु आते हैं। असम अकेला प्योर देश की टोटल टी रिक्वायरमेंट का 50% से ज्यादा वॉल्यूम अकेले प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसके लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांजिट कॉरिडोर्स इकोनॉमिक ट्रेड के लिए हाईली क्रिटिकल जोन है। कॉफी, इस कैटेगरी में कर्नाटका कंप्लीटली डोमिनेट करता है, जो देश का 70% से ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन मैनेज करता है, जिसके बाद केरला और तमिलनाडु रैंक होते हैं। कर्नाटका में प्राइमरली हाई ग्रेड अराबिका और रोबस्टा वैरायटीज को कल्टिवेट किया जाता है, जो मोस्टली प्रीमियम इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट्स के लिए एक्सपोर्ट होती हैं। 45. Why are rare earth minerals strategically important? दोस्तों, मॉडर्न डिफेंस स्ट्रैटेजीज और एडवांस्ड जियोपॉलिटिक्स में अब रिसोर्सेज का वेट बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REES) टोटल 17 मेटालिक केमिकल एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, जैसे नियोडाइमियम, डिस्प्रोजियम और लंथानम, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सुपर पावर्स के लिए बिल्कुल इररिप्लेसेबल बन चुके हैं। इन्हें हम मॉडर्न मिलिट्री इंडस्ट्री का डिफेंस टेक्नोलॉजी न्यूक्लियस कहते हैं। अगर आपको प्रिसिजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स बनानी है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की रेदर अब्जॉर्बेंट स्किन कोटिंग करनी है, हाई एंड नाइट विजन गॉगल्स डिजाइन करने हैं, या फाइटर जेट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट अरेज और ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाने हैं, तो इन रीस के माइक्रोचिप्स
और हाई ग्रेड पावरफुल मैग्नेट्स के बिना यह किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉसिबल है। यानी आत्मनिर्भर भारत के सपने को अगर एरोस्पेस और टैक्टिकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पूरा करना है तो हमें की रिसोर्स इंडिपेंडेंस हासिल करनी ही होगी। इसके साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल वेपनाइजेशन रिस्क यह है कि दुनिया के लगभग 70% से 80% आरई माइनिंग और रॉ प्रोसेसिंग रिफाइनिंग कैपेसिटी पर अकेला चाइना का मोनोपोली कंट्रोल है। बीजिंग ने कई बार टेरिटोरियल स्टैंड ऑफ्स के दौरान, जैसे जापान के खिलाफ सेंकाकू आइलैंड्स डिस्प्यूट में, इन एलिमेंट्स के सप्लाईज को ब्लॉक किया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि वो इसे के ऑपरेशनल जियो स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह यूज करते हैं। इंडिया के डिफेंसिव रोड मैप की बात करें तो हमारे PAAS अपने सदर्न एंड वेस्टर्न मोनाजाइट बीच सैंड्स, जो प्राइमरीली इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL द्वारा लीगली मैनेज्ड हैं, में अखे लोकलाइज्ड डिपॉजिट्स हैं। साथ ही किसी भी इमरजेंसी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से बचने के लिए इंडिया ने US लेड वेस्टर्न अलायंस की हाई वैल्यू मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP को ऑफिशियली ज्वाइन किया है, ताकि फ्रेंडली डेमोक्रेटिक नेशंस के साथ ऑल्टरनेटिव ट्रेड सप्लाई नेटवर्क्स बनाए जा सकें और सिंगल कंट्री डिपेंडेंस को खत्म किया सके। 46. Which minerals are most important for India's economy? इंडिया की इंडस्ट्रियल बैकबोन और एब्सोल्यूट GDP ग्रोथ दो तरह के मेजर मिनरल कैटेगरीज पर चलती है, कन्वेंशनल बल्क मिनरल्स और क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। इन दोनों कैटेगरीज का बैलेंस्ड अवेलेबिलिटी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर लाइंस को प्रोटेक्ट करता है। बल्क इंडस्ट्रियल मिनरल्स, इसमें सबसे पहले आता है आयरन ओरे, जिसके प्रीमियर बेल्ट्स ओडिशा, बरबिल कोयरा बेल्ट और छत्तीसगढ़ बेलाबिला माइंस में हैं। यह हमारी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है। इसके बाद आता है कोल, जैसे झारखंड का झरिया और वेस्ट बंगाल का रानीगंज, जो देश को हैवी बेसलोड इलेक्ट्रिकल पावर देता है। और तीसरा है बॉक्साइट, जो एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल एल्यूमिनियम का प्राइमरी सोर्स है। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लीगली 24 मिनरल्स को हाईली क्रिटिकल डेजिग्नेटेड किया है MMDR एक्ट अमेंडमेंट्स के तहत। इनमें कोबाल्ट, टाइटेनियम, वेनेडियम, टंगस्टन और ग्राफाइट शामिल हैं। ये मिनरल्स बल्क मैन्युफैक्चरिंग में तो कम लगते हैं, पर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और एटॉमिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोर कंपाउंड का काम करते हैं। हाल ही में सरकार ने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक्स की कमर्शियल ऑक्शनिंग स्टार्ट की है, ताकि रॉ मटेरियल्स के लिए हमें फॉरेन कंपोनेंट्स पर क्रैश डिपेंड न होना पड़े। 47. Why is lithium important for India's future? लिथियम को मॉडर्न कार्बन न्यूट्रल एरा का व्हाइट गोल्ड यानी सेफ सोना कहा जाता है। यह सिंगल मिनरल देश के रिन्यूएबल स्टोरेज फ्रेमवर्क और एडवांस ट्रांजिशन नेटवर्क्स का बेस एनर्जी आर्किटेक्चर बन चुका है। इसकी इंपॉर्टेंस 3 बड़े पिलर्स पर टिकी है। The EV and grid storage battery revolution, lithium ion batteries के लिए resource chemical element irreplaceable है। चाहे electric vehicles, EVs, हन, renewable megagrids के लिए large storage grid components हन, या armed forces के field communication electronics and surveillance equipment हन, सबको lithium power चाहिए। Mitigating the Chinese supply chain monopoly, इंडिया पहले raw lithium and processed cells के लिए लगभग 100% import dependent था, जिसमें से 80% imports directly चाइना से आते थी, जो एक बड़ी जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी थी। चाइना's डिपेंडेंसी का एडवांटेज उठाकर मार्केट मैनिपुलेशन कर सकता है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच शुरू की है। डोमेस्टिक लेवल पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने जम्मू एंड कश्मीर, रियासी और कर्नाटका मंड्या में लिथियम हार्ड रॉक रिजर्व्स एक्सप्लोर किए हैं, जिनकी स्ट्रक्चरल मैपिंग चल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर सरकार की स्पेशलाइज्ड जॉइंट वेंचर कंपनी खबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना के लिथियम ट्रायंगल में मिनरल माइनिंग ब्लॉक्स सिक्योर किए हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन टाइप्स किए हैं, ताकि ग्रीन ट्रांजिट फुली प्रोटेक्टेड रहे। 48. एक्सप्लेन इंडियाज एनर्जी जियोग्राफी। इंडिया की एनर्जी जियोग्राफी को अगर आप मैप पर एनालाइज करें तो यहाँ रिसोर्सेज और डिमांड सेंटर्स का लेआउट बहुत ही अनइवन और वर्टिकली स्क्यूड है। देश की जनरेशन प्लानिंग इस जियोग्राफी के कोऑर्डिनेशन पर चलती है। द ईस्टर्न फॉसिल फ्यूल स्पाइन, इंडिया का कन्वेंशनल थर्मल पावर एसेट यानी कोल, कंप्लीटली देश के ईस्टर्न और सेंट्रल ब्लॉक्स झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन डिमांड सेंटर्स प्योर डैश माइन फेले हैं। इस मैसिव इम्बैलेंस को सॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवेज को कोल ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग 50% फ्रेट लॉजिस्टिक्स डिप्लॉय करनी पड़ती है। द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हाइड्रो इकोनॉमिक फ्रंटियर्स, हाई लोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पोटेंशियल, कंप्लीटली ह्यूमरस स्टीप माउंटेन ट्रैक्स यानी हिमालयन बेल्ट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में लॉक्ड है। यह क्लीन पावर ग्रिड बैलेंस के लिए तो ग्रेट है, पर सीजनल ड्रॉप्स फेस करता है। वेस्टर्न एंड सदर्न रिन्यूएबल ग्रिड्स, मॉडर्न ग्रीन एनर्जी, सोलर और विंड का कोर न्यूक्लियस देश का वेस्टर्न ब्लॉक, थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान और कच्छ एरिया ऑफ गुजरात और सदर्न विंडी कोस्ट लाइन्स तमिलनाडु और कर्नाटका है। यहाँ मैसिव मेगा सोलर पार्क सेटअप किए गए हैं, जिन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स से नेशनल ग्रिड से कनेक्ट किया गया है। 49. Why is renewable energy important for India? देश में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड,
ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपेंशन सिर्फ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन का छोटा टारगेट नहीं है, बल्कि ये इंडिया की इकोनॉमिक सॉवरेंटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। इसके दो मेन लॉजिक हैं: स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड फॉरेक्स रिटेंशन। इंडिया अपनी रॉ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का लगभग 80% से 85% पार्ट इंपोर्ट करता है, जिसके लिए देश का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज करेंसी फ्लो आउट हो जाता है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जैसे मिडिल ईस्ट वॉर्स के दौरान जब सप्लाई लिंक्स चौके होते हैं या प्राइसेस स्पाइक होते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। रिन्यूएबल्स का स्केल बढ़ने से हम ग्लोबल प्राइस शॉक से कंप्लीटली शील्ड हो जाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड टैक्टिकल बॉर्डर लॉजिस्टिक्स, एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर्स, सियाचिन लद्दाख या डेजर्ट सेक्टर्स पर डीजल फ्यूल ट्रक्स को कोऑर्डिनेट करना बहुत रिस्की और कॉस्टली लॉजिस्टिक्स चेन है। अगर हम इन फॉरवर्ड पिकेट्स पर माइक्रोसोलर ग्रिड्स, एडवांस्ड फ्यूल सेल्स और विंड हाइब्रिड यूनिट्स डिप्लॉय कर दें तो फ्रंटलाइन यूनिट्स को लोकल लेवल पर कंटिन्यूअस रिलायबल पावर मिल जाएगी जिसे एनिमी लाइन स्ट्राइक्स इजीली कट ऑफ नहीं कर सकती। 50. What are the geographical challenges in mining? इंडिया में मिनरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और माइनिंग ऑपरेशंस को चला पाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड इकोनॉमिक्स को कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल और सोशल अलाइनमेंट्स के साथ डायरेक्टली फेस ऑफ करना पड़ता है। फॉरेस्ट कवर एंड ट्राइबल हार्टलैंड ओवरलैप। इंडिया के सबसे रिच मिनरल जोन्स कोल, बॉक्साइट, आयरन ओर कंप्लीटली देश के डेंस फॉरेस्ट ग्रिड्स और इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशंस के एरियाज के नीचे बेस हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बेल्ट। यहाँ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को रोकना, एनवायरमेंट पैरामीटर्स मेंटेन करना और लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन के लैंड राइट्स को रिस्टोर करने के साथ साथ डेवलपमेंट को ड्राइव करना सबसे बड़ा बैलेंस बिल्डिंग चैलेंज है। एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर्स वल्नरेबिलिटी। ओपन कास्ट माइंस जहां हैवी रेनफॉल और मानसून्स के दौरान मैसिव लैंडस्लाइड्स फेस करती हैं, वही डीप अंडरग्राउंड शाफ्ट माइंस, फ्लैश फ्लड्स, वाटर लॉगिंग और लीथल मीथेन गैस एक्सप्लोजन्स के रिस्क्स से हर वक्त हाई अलर्ट एनवायरमेंट पर रहती हैं। The internal security threat loop. यह major mineral rich belt historically left-wing extremism (LWE) यानी नक्सलिज्म से affected रही है। Insurgent groups mining machinery को target करते हैं, logistical networks को transport blockades से disrupt करते हैं और extortions चलाकर internal security mechanisms को stretch करते हैं, जिससे इन infrastructure assets को industrial paramilitary grids जैसे CISF से tightly protect रखना पड़ता है। Point 51. Why is the Indian Ocean strategically important? दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन IOR अब सिर्फ कोई शांत या नॉर्मल कमर्शियल सी जोन नहीं रहा, बल्कि यह ग्रेट पावर कंपटीशन का प्राइमरी ग्लोबल अरीना बन चुका है। क्योंकि इंडिया इस ओशन के हेड पर सेंट्रली सिचुएटेड है, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी देश की एब्सोल्यूट सॉवरेन और इकोनॉमिक चॉइस बन जाती है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं जो इसका जियो स्ट्रेटेजिक वेट बढ़ाते हैं। ग्लोबल कॉमर्स एंड एनर्जी नेक्सस। इंडियन ओशन दुनिया का सबसे एक्टिव एनर्जी हाईवे है। पूरी दुनिया का लगभग 1/3 बल्क कार्गो ट्रैफिक और हाफ से ज्यादा कंटेनर शिपिंग ट्रैफिक इसी ओशन से होकर गुजरता है। सबसे क्रिटिकल बात यह है कि पर्शियन गल्फ से निकलने वाला क्रूड ऑयल इसी हाईवे से ईस्ट एशिया तक पहुंचता है। इंडिया का अपना 90% ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से इसी पानी पर डिपेंड करता है, इसलिए अगर यहां कोई ब्लॉकेड होता है तो देश की फाइनेंशियल बेसलाइन कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पोस्चर। इंडियन नेवीज रेजिडेंट जोन में के एंकर की तरह ऑपरेट करती है। हमारे स्पेशलाइज्ड मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स के जरिए हम गल्फ ऑफ एडन और एडजेसेंट चैनल्स में पायरेसी अटैक्स, मैरीटाइम सी टेररिज्म और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकते हैं। Countering China's string of pearls, चाइना हमें ग्वादर, पाकिस्तान, हम्बनतोता, श्रीलंका और जिबूती जैसे नवल आउटपोस्ट्स के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसे काउंटर करने के लिए इंडिया यहाँ एक्टिव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस MDA नेटवर्क्स चला रहा है ताकि फ्रेंडली इंटरनेशनल चैनल्स को रूल बेस्ड रखा जा सके। 52. What is the significance of the Andaman and Nicobar Islands? बे ऑफ बंगाल में डीप सिचुएटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ANN को जियो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में इंडिया का सबसे बड़ा अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कभी न डूबने वाला लड़ाकू जहाज कहा जाता है। यह आइलैंड चेन मेनलैंड इंडिया से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, जो हमें साउथ ईस्ट एशिया और क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स के बिल्कुल डोर स्टेप पर पोजीशन करती है। इसका इंपॉर्टेंस 3 कोर वर्टिकल्स पर चलता है। कमांडिंग प्रोजेक्शन आउटपोस्ट A&N आइलैंड्स हमें के ऐसी मैसिव स्पेशल पोजीशन देते हैं जहां से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डीप इंडो पैसिफिक रीजन तक अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकती हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स मेनलैंड लॉजिस्टिक सपोर्ट के। देश का अकेला ऑपरेशनल ट्राई सर्विस कमांड यहां सिचुएटेड है देश का यूनिक अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कंपोनेंट्स के सिंगल थिएटर कमांडर के अंडर ऑपरेट करते हैं। यह जॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी का प्योर देश में प्रीमियर ब्लूप्रिंट है। लॉकिंग द ईस्टर्न चोक पॉइंट्स। ये आइलैंड्स दुनिया के सबसे बिजिएस्ट मैरीटाइम राउट यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल गेट कीपर की तरह खड़े हैं। यहां चल रहा 72,000 रुपीज करोड़ का गलाथिया बे मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और डुअल यूज एयर बेसिस बनाए जा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी को अपग्रेड करेगा।
Humayun specialized P-8I Poseidon anti-submarine aircraft और एडवांस्ड सुखोई स्क्वाड्रंस INS बाज जैसे एयर स्टेशन से ऑपरेट करके किसी भी हॉस्टाइल फॉरेन सबमरीन की मूवमेंट को बे ऑफ बंगाल में एंटर करते ही इंस्टेंटली लॉक और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। 53. Why is Lakshadweep strategically important? अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देश के ईस्टर्न अप्रोचेस को टाइटली गार्ड करते हैं तो अरेबियन सी में सिचुएटेड लक्षद्वीप आर्चिपेलागो हमारे वेस्टर्न सीबोर्ड का सबसे क्रिटिकल डिफेंसिव और सर्वेलेंस एंकर है। मालदीव्स में बढ़ते बैड पॉलिटिकल शिफ्ट्स और चाइनीज फुटप्रिंट्स को चेक करने के लिए इस आइलैंड ग्रुप का महत्व के गुना बढ़ चुका है। एब्सोल्यूट चोक पॉइंट सर्वेलेंस लक्षद्वीप का आइलैंड्स ग्लोबल शिपिंग चैनल्स के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है। यह चेन हाईली सेंसिटिव चैनल्स को डायरेक्टली डोमिनेट करती है, जैसे 8 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव्स से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल जो में कमर्शियल लाइंस को फिल्टर करता है। यहां प्रेजेंस होने से इंडिया प्योर अरेबियन सी का गेटकीपर बन जाता है। द राइज ऑफ INS जतायु मिनिकॉय आइलैंड पर हाल ही में कमीशन नया नेवल बेस INS जतायु देश के वेस्टर्न मैरिटाइम डिफेंस का पावर हाउस बन चुका है। यहां डिप्लॉय किए गए एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रेडार अरेज, सरफेस वेसल मॉनिटरिंग ब्लॉक्स और हेलीकॉप्टर डिटैचमेंट बेस अरेबिया सी के अंडर सर्वेलेंस रीच को बढ़ाते हैं। लेयर्ड स्ट्रेटेजिक ग्रिड एक्सपेंशन मालदीव्स के बदलते पोस्चर को ऑफसेट करने के लिए इंडिया ने अब बित्रा आइलैंड पर भी नए ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स लगाए हैं, जहां नए MH-60R सीहॉक मल्टी रोल एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स के साथ के डेंस लेयर्ड मैरिटाइम सिक्योरिटी शील्ड बनाई गई है जो वेस्टर्न शिपिंग लाइंस को सेफली प्रोटेक्ट रखती है। 54. What is the Exclusive Economic Zone EEZ? UNCLOS यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉज के तहत किसी भी सॉवरेन कंट्री की बेसलाइन कोस्टलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग $370 टेक्स्ट KM डॉलर तक का जो मरीन ओशन टेरिटरी होता है यूज USKA एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ डेजिग्नेटेड किया जाता है। इस बॉर्डर लाइन के फंक्शनल पैरामीटर्स को समझना हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है। एब्सोल्यूट रिसोर्स सॉवरेंटी इस मैसिव जोन के अंदर स्पेसिफिक कंट्री के PAAS एक्सक्लूसिव और एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं सारे लिविंग और नॉन लिविंग मरीन एसेट्स को एक्सप्लॉइट और कमर्शियली मैनेज करने के लिए, चाहे डीप सी फिशिंग और एडवांस्ड एक्वाकल्चर चलाना हो, बॉम्बे हाई जैसे ऑफशोर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हन, या ओशन बेड के नीचे से हाई वैल्यू पॉलीमेटालिक नोडल्स माइनिंग करनी हो, यह सब इसी जोन के चेक लूप्स में आता है। इंडियाज मैसिव ब्लू फुटप्रिंट अपनी लंबी कोस्ट लाइन और एक्सप्लिसिट आइलैंड टेरिटरीज अंडमान और लक्षद्वीप के कारण इंडिया के PAASE के कोलोसल 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का EEZ एसेट है। इस ह्यूज मरीन ब्लू टेरिटरी को फॉरेन स्टेट ट्रॉलर्स की इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग से बचाने के लिए, मरीन पोल्यूशन कंट्रोल लाइंस चेक करने के लिए और बिना परमिशन घूमने वाले फॉरेन एस्पियोनाज स्पाई रिसर्च वेसल्स को ब्लॉक करने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड 24/7 कोऑर्डिनेटेड सर्वेलेंस और कॉम्बैट स्वीप्स चलाती हैं। 55. Why is the Strait of Malacca important for India? Strait of Malacca, Sumatra, Indonesia और मलय पेनिनसुला के बीच सिचुएटेड EK 800 km लंबी नैरो चैनल स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो इंडियन ओशन को डायरेक्टली पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाला प्योर ग्लोब का प्राइमरी मैरिटाइम गेटवे है। इकोनॉमिक और मिलिट्री टर्म्स में यह चोक पॉइंट इंडिया के PAASE के एक्सट्रीम स्ट्रेटेजिक लेवरेज डेटा है। द कोर मलक्का डिलेमा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से साल में 90,000 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स गुजारते हैं, जिसमें पूरे ग्लोब का 25% ट्रेडेड ऑयल कार्गो होता है। चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सिग्निफिकेंस सबसे हाई है, क्योंकि चाइना का लगभग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इसी सिंगल नैरो स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जिसे बीजिंग अपना सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी गैप यानी मलक्का डिलेमा कहता है। इंडियाज एसिमेट्रिक जियोपॉलिटिकल लेवरेज क्योंकि इंडिया का अंडमान एंड निकोबार कमांड इस स्ट्रेट के वेस्टर्न एंट्रेंस माउथ से सिर्फ 150 किलोमीटर की शॉर्ट डिस्टेंस पर खड़ा है, इसलिए किसी भी कन्वेंशनल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट या हाई अलर्ट बॉर्डर क्लैश के दौरान इंडियन नेवी इस नैरो थ्रोट पॉइंट को इफेक्टिवली ब्लॉकेड जैम कर सकती है। यह एसिमेट्री चाइना के एग्रेसिव डिजाइन्स के खिलाफ इंडिया का सबसे लीथल डिप्लोमैटिक वेपन है, जिसे हम क्वाड फ्रेमवर्क इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के तहत इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करने के लिए EK स्टेबलाइजिंग बैलेंसिंग फोर्स की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। 56. What is the significance of the Strait of Hormuz for India? अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का देश के ईस्टर्न बॉर्डर स्ट्रेटजीज का लेवरेज है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, इंडिया के वेस्टर्न सप्लाई लाइंस और इंटरनल सर्वाइवल का सबसे सेंसिटिव एनर्जी वल्नरेबिलिटी जोन माना जाता है। इसका स्ट्रक्चरल लेआउट देश की स्टेबिलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। द क्रूशियल एनर्जी लाइफलाइन इंडिया अपनी एब्सोल्यूट क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स के EK मैसिव चंक डायरेक्टली गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया, इराक, UAE से लेता है। हमारा लगभग 60% क्रूड ऑयल
ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अगर ईरान और वेस्टर्न पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट के कारण यह स्ट्रेट टेम्पररी पीरियड्स के लिए भी क्लोज या डिसरप्ट होता है तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस इंस्टेंट स्काई रॉकेट हो जाएंगे, जो इंडिया के डोमेस्टिक ग्रोथ मार्केट और फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट को कंप्लीटली डिस्टेबलाइज कर देगा। एक्टिव प्रोडक्शन पोस्चर, ऑपरेशन संकल्प, कमर्शियल शिपिंग लाइन्स पर बत्ते, ड्रोन अटैक्स और सी हाईजैकिंग से बचने के लिए इंडियन नेवी यहां ऑपरेशन संकल्प डिप्लॉय रखती है। हमारे एडवांस्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान रीजन में परमानेंटली पेट्रोल्ड रहते हैं, जो इंडियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स को मैकेनिकल प्रोटेक्शन और डायरेक्ट सेफ कॉन्वॉय पैसेजेस देते हैं ताकि देश की प्राइमरी इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड एनर्जी व्हील्स बिना रुके चलती रहें। 57. What is the SAGAR doctrine? 2015 में लॉन्च किया गया सगर ब्लूप्रिंट देश की मैरिटाइम डिप्लोमेसी और नेबरहुड कॉन्फ़िगरेशन का कोर विजन पिलर है। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। बदलते ग्लोबल सिनेरियोज को देखते हुए अब सरकार ने इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल कैपेबिलिटी पर लिंक करके MAHASAGAR फ्रेमवर्क में ट्रांजिशन कर दिया है। डायनामिक रीजनल कवरेज, महासागर डॉक्ट्रिन अब सिर्फ इमीडिएट नेबर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट से लेकर साउथ पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स तक के प्योर लार्ज ओशियानिक कैनवस को डायरेक्टली मॉनिटर करती है। इसका कोर लॉजिक रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ाना है। द पायनियर ऑपरेशनल पिलर्स इंडियाज डॉक्ट्रिन के तहत रेजिडेंट कंट्रीज के सामने अपने आप को के फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह प्रोजेक्ट करता है, चाहे मालदीव्स में फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी हो या मदागास्कर में सिवियर साइक्लोन्स एंड ऑयल स्पिल्स डिजास्टर्स। इंडियन नेवी सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन कार्गो लेकर पहुंचती है। हम फ्रेंडली स्मॉल आइलैंड नेशंस सेशेल्स, मॉरिशस को डोमेस्टिक डिफेंस पेट्रोल बोट्स सप्लाई करते हैं और उनके कोस्ट पर जॉइंट मैरीटाइम रेडार नेटवर्क सेटअप करते हैं। यह डॉक्ट्रिन चाइना के प्रेडेटरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी डिजाइन के सामने के हाईली ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और कोलैबोरेटिव रूल बेस्ड मैरीटाइम सेफ्टी ऑर्डर का परफेक्ट ग्लोबल ऑल्टरनेटिव पेश करता है। 58. What are the components of the blue economy? ब्लू इकोनॉमी का सिंपल मतलब ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन है, जिससे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ कैपिटल भी बढ़े और ओशन हेल्थ भी डिटीरियरेट न हो। इंडिया ने अपने डेवलपमेंटल रोड मैप के लिए इसको 7 डीप वर्टिकल्स में स्प्लिट किया है, जो देश के फ्यूचर GDP चार्ट्स को नेविगेट करेंगे। मरीन फिशरीज एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जैसे इसरो के NAVIC कोऑर्डिनेट्स का यूज करके एडवांस डीप सी ट्रॉलर्स को डीप एरियाज में टारगेट ओरिएंटेड गाइड करना ताकि स्पीशीज बैलेंस बना रहे। स्मार्ट ओशन लॉजिस्टिक्स एंड सागरमाला पोर्ट्स को ऑटोमेटेड AI मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना और इनलैंड वाटरवेज लिंकेज बिल्ड करना। कोस्टल स्पेशल डिजाइन एंड रेगुलेटेड टूरिज्म एनवायरमेंट लाइन्स को बैलेंस करके आइलैंड टूरिज्म ब्लॉक्स एक्सपैंड करना। डीप ओशन माइनिंग एक्सेस देश के एब्सोल्यूट डीप ओशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया इंडिजिनसली बिल्ट मच्चा 6000 डीप सबमर्सिबल व्हीकल रेडी है ओशन बेड के नीचे से गैस हाइड्रेट्स और स्ट्रक्चरल मिनरल नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। Offshore renewable grids, Gujarat or Tamil Nadu coastlines power structural tidal platforms or offshore wind farms coordinate Karna. Indigenous marine manufacturing, domestically advanced warships, sonars, or deep-sea exploration vessels scale up Karna. Ocean governance and carbon accounting. Blue carbon absorption targets को strict international parameters के साथ sync रखना। 59. What are India's modern maritime security protocols? Indian Ocean region में बत्ते dynamic threats और एसिमेट्रिक मेथड्स को चेक करने के लिए इंडियन नेवी ने कन्वेंशनल फ्रेमवर्क से शिफ्ट होकर मॉडर्न ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के लिए नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और डॉक्ट्रिन्स कोड डिजाइन किए हैं। नो वॉर नो पीस NWNP ऑपरेशंस प्रोटोकॉल, यह एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन कोड ग्रे जोन वॉरफेयर से टैकल करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, यानी जहां एनिमी डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर नहीं ट्रिगर करता, पर बॉर्डर्स पर अपनी रिसर्च वेसल्स, स्पाई मैपिंग शिप्स या मैरिटाइम आर्म्ड मिलिशियाज भेजकर स्टेट बाउंड्री सेटिंग्स को टारगेट करता है। इसमें strict tactical response parameters preset होते हैं। Multi-domain operations integration MDO, land, air और sea forces को seamlessly space networks जैसे dedicated GSAT-7A maritime satellite grids और advanced cyber units के साथ multi-dimensional dynamic sync में रखना ताकि actions unified हो सकें। IFC IOR Information Fusion Center गुरुग्राम में situated यह state-of-the-art center global white shipping lines data को इंटरनेशनल लिएजॉन ऑफिसर्स के साथ रियल टाइम फ्यूजन ग्रिड्स पर शेयर करता है ताकि डार्क शिपिंग ट्रैकिंग और ड्रग रनर्स पायरेसी ऑपरेशंस को प्रीएम्प्टिवली ट्रेस किया सके। अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस UDA हाई लो डीप वाटर चोक पॉइंट्स फॉर एडवांस्ड अकूस्टिक सोनार हाइड्रोफोन अरेज और ऑटोनमस अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल्स UUVs परमानेंट डिप्लॉय करना ताकि हिडन एनिमी अटैक सबमरीन्स को इंस्टेंटेनियसली आइडेंटिफाई किया जा सके। 60. How can India become a preeminent maritime power? इंडिया को अगर इंडियन ओशन रीजन में रेजिडेंट पावर से शिफ्ट होकर के ट्रू डोमिनेंट ग्लोबल ब्लू वाटर नेवल पावर बनना है तो देश को अपने मैरिटाइम आर्किटेक्चर के लिए के स्ट्रिक्ट टारगेटेड मास्टर ब्लूप्रिंट एग्जीक्यूशन स्पीड के साथ फॉलो करना होगा।
Accelerated naval fleet indigenization. आर्म्ड फोर्सेस को अपने स्ट्रक्चरल 175 वॉरशिप फ्लीट टारगेट को शॉर्ट टाइमलाइन में हिट करना होगा। इसके लिए देश में नए हाई टनेज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स IAC-2, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स SSNs प्रोजेक्ट्स और हाई एंड AI ड्रिवन ऑटोनमस सरफेस हंटर वेसल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंडक्शन डबल स्केल पर फास्ट ट्रैक करना मैंडेटरी है। फोर्टिफाइंग डीप आइलैंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स। अंडमान के ग्रेट निकोबार मेगा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी पर डिप्लॉय करना और INS बाज और INS जतायु के रनवेज एंड मेंटेनेंस बेस को कंप्लीटली फोर्टिफाई करना ताकि मलक्का सुंडा और लोम्बोक स्ट्रेट्स पर ऑपरेशनल ब्लॉकेड एफिशिएंसी एब्सोल्यूट टाइट रहे। एक्सपैंडिंग मर्चेंट मरीन टनेज। हमारा ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम अभी मैक्सिमम फॉरेन फ्लैग्स यूटिलिटी वेसल्स पर चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट समय डेंजरस है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के अंडर डोमेस्टिक शिपिंग यार्ड्स कमर्शियल वेसल टनेज बढ़ना होगा ताकि एब्सोल्यूट मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट सॉवरेंटी हासिल हो सके और क्वाड प्लस ग्लोबल अलायंसेस से शेयर्ड लॉजिस्टिकल एक्सेस पैरामीटर्स बैलेंस रहें। 61. Why are the Western Ghats considered ecologically important? दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स यानी सह्याद्री रेंज गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक टोटल 1500 किलोमीटर लंबी के कंटिन्यूअस माउंटेन चेन है, जो पेनिनसुलर इंडिया के एब्सोल्यूट एनवायरमेंटल लाइफलाइन है। इसे प्योर सबकॉन्टिनेंट का के प्रीमियर इकोलॉजिकल इंजन माना जाता है, जिसका महत्व दो बड़े डायमेंशंस में चलता है। द वाटर टावर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी से आने वाली रेन बेयरिंग मानसून विंड्स के रास्ते में बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़े हैं। इस फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। यही बारिश साउथ इंडिया की मेजर रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को साल भर सस्टेन करती है। अगर वेस्टर्न घाट्स नहान तो पूरा पेनिनसुलर इंडिया के ड्राई जोन बन जाएगा। साथ ही यह के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां हजारों यूनिक एंड एंडेमिक स्पीशीज जैसे नीलगिरी ताहर और लायन टेल्ड मकाके मिलती हैं। द पॉलिसी टसल गडगिल वर्सेस कस्तूरीरंगन। यहाँ चल रही डेवलपमेंटल एंड कंजर्वेशन डिबेट बहुत सेंसिटिव है। पहले माधव गडगिल कमेटी 2011 ने प्योर रीजन के लगभग 75% एरिया को स्ट्रिक्टली नॉन डेवलपमेंटल जोन बनाने की रिकमेंडेशन दी थी, जिसे स्टेट्स ने कंप्लीटली अपोज किया। बाद में के बैलेंस्ड पाथ ढूंढने के लिए के कस्तूरीरंगन कमेटी 2013 सेटअप की गई, जिसने लगभग 37% एरिया अप्रॉक्सीमेटली 56,800 स्क्वायर किलोमीटर्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ESA डिजिग्नेटेड करने का प्रपोजल दिया। इसमें माइनिंग और हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पर स्ट्रिक्ट बन है, पर लोकल कम्युनिटीज की सस्टेनेबल लाइवलीहुड और ग्रीन डेवलपमेंटल लाइन्स को स्मूथली अलाउ किया गया है ताकि नेचर और सोसाइटी दोनों बैलेंस रह सकें। 62. What is the difference between biodiversity hotspots and biosphere reserves? SSB और सिविल पैनल्स के सामने कैंडिडेट्स अक्सर इन दोनों टर्मिनोलॉजी के लीगल और फंक्शनल बाउंड्रीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों कंजर्वेशन टूल्स हैं, पर इनका स्ट्रक्चरल लेआउट और टारगेट सिस्टम्स कंप्लीटली अलग हैं। चलिए इनके बेसिक कंस्ट्रेंट्स को क्लियर स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के साथ समझते हैं। द कोर कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के ग्लोबल बायोजियोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन टेम्पलेट है, जहां एक्सट्रीम लेवल पर बायोलॉजिकल रिचनेस होती है, पर उसे एंथ्रोपोजेनिक इंसानी एक्टिविटीज से के सिवियर इमीडिएट थ्रेट होता है। यह के तरह का रेड अलर्ट जोन होता है। दूसरी तरफ बायोस्फीयर रिजर्व के डोमेस्टिक लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल डेजिग्नेशन है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव कंजर्वेशन के साथ साथ लोकल ह्यूमन पॉपुलेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट और बैलेंस करना होता है। द सिलेक्शन क्राइटेरिया हॉटस्पॉट बनने के लिए स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। वहां कम से कम 1500 एंडेमिक वैस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज होनी चाहिए और इस लैंडस्केप ने अपना 70% प्राइमरी हैबिटेट कंप्लीटली खो दिया हो, जैसे हमारे वेस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए ऐसी कोई थ्रेट रिटेंशन कंस्ट्रेंट नहीं होती, बल्कि के बड़ा रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल इकोसिस्टम होना जरूरी होता है। जोनल स्ट्रक्चरल लेआउट हॉटस्पॉट्स में कोई डिस्टिंक्ट इंटरनल जोनिंग नहीं होती, वो के कंटिग्यूअस सेंसिटिव एरिया होता है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व्स के PAASE के स्ट्रिक्ट 3-tier स्ट्रक्चरल जोनिंग होती है। सबसे सेंटर में होता है कोर जोन, जो लीगली प्रोटेक्टेड और ह्यूमन इंटरवेंशन से फ्री होता है। उसके बाहर होता है बफर जोन, जहां रेगुलेटेड रिसर्च और टूरिज्म अलाउड होता है। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन, जहां लोकल कम्युनिटीज फार्मिंग, सेटलमेंट्स और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री कोऑर्डिनेट करती हैं। 63. Why are mangroves important for coastal security? Mangroves, tropical or subtropical coastlines or river deltas पर पाए जाने वाले specialized salt-tolerant halophytic forest ecosystems हैं। इन्हें हम देश का नेचुरल मैरिटाइम शील्ड यानी समुद्री सुरक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि यह कोस्टल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में के नॉन रिप्लेसेबल एसेट का काम करते हैं। किनेटिक वेव एनर्जी एब्जॉर्बर्स मैंग्रोव्स के PAASE के हाईली कॉम्प्लेक्स और डेंस न्यूमैटिक ब्रीदिंग स्टिल्ट रूट सिस्टम होता है, जो पानी से बाहर तक ग्रिड बनाता है। जब डीप ओशंस में हाई इंटेंसिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या डिस्ट्रक्टिव सुनामी वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम्स आने वाली वेव्स के साथ मैसिव स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन जनरेट करते हैं।
यह मैकेनिकल फ्रिक्शन लहरों की काइनेटिक एनर्जी को 60% से लेकर 90% तक इंस्टेंटली अब्जॉर्ब और डिसिपेट कर देता है। इसके असर से स्टॉर्म सर्जेस और पानी का हैवी फोर्स कोस्टल नेवल इंस्टॉलेशंस, पोर्ट्स और इनलैंड सिविलियन विलेजेस तक नहीं पहुंच पाता और बड़े डैमेजेस रुक जाते हैं। शोरलाइन स्टेबलाइजेशन एंड कार्बन सिंक। इनकी डेंस रूट्स कोस्टल सिल्ट और सेडिमेंट को टाइटली बाइंडिंग लॉक करके रखती हैं, जिससे ओशन करंट से होने वाला शोरलाइन इरोजन ताते कताव रुकता है और सुंदरबंस जैसे क्रिटिकल बॉर्डर डेल्टा स्टेबल रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के एरा में यह नॉर्मल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से 4 गुना ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। इसी स्ट्रेटेजिक पावर को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने कोस्टल लाइन्स पर मिष्टी प्रोग्राम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इन्वेंशंस लॉन्च किया है ताकि डायनामिक कोस्टल ग्रीन डिफेंस लाइन को स्केल अप किया जा सके। 64. What measures should India take to reduce flood and landslide risks? National Disaster Management Authority (NDMA) के मॉडर्न ऑपरेटिंग ब्लूप्रिंट्स के मुताबिक इंडिया अब कन्वेंशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स पोस्चर यानी आफत आने के बाद रेस्क्यू करना से हटकर के हाई एंड प्रोएक्टिव रिस्क मिटिगेशन पोस्चर पर ट्रांजिशन कर रहा है। इस स्ट्रक्चरल सेफ्टी को हासिल करने के लिए देश को 4 मेन एक्शंस पर फोकस करना होगा। हाई प्रिसिजन रिस्क मैपिंग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) के कोऑर्डिनेशन से प्योर हिली और रिवरीन जोन्स के लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप्स को 1 to 10,000 के माइक्रो स्केल प्रिसिजन पर लेयर करना मैंडेटरी है। इस डिजिटल डेटा के जरिए क्लियर बाउंड्री आइडेंटिफाई होनी चाहिए ताकि हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल लाइंस, हाईवेज, टनल्स, मेगा होटल्स को उन अनस्टेबल जोन से कंप्लीटली दूर रखा जा सके। आई-पावर्ड अर्ली वार्निंग ग्रिड्स, सेंसिटिव राउट्स जैसे जम्मू श्रीनगर एक्सेस या कोंकण रेल ब्लॉक्स पर टेलीमेट्री लिंक्ड ग्राउंड टिल्ट सेंसर्स, ऑटोमेटेड रेन गेजेस और एक्सटेंसोमीटर्स डिप्लॉय करने होंगे जो माइक्रो अर्थ डिस्प्लेसमेंट्स को एडवांस में ट्रैक करके रियल टाइम ऑटोमेटिक इवैक्यूएशन अलर्ट्स जनरेट कर सकें। स्ट्रक्चरल टेरेन स्टेबलाइजेशन, माउंटेन्स में अनसाइंटिफिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लोप कटिंग को कंप्लीटली बंद करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड्स के साथ एडवांस्ड टेरेस्ड बेंचिंग, हेवी स्टील वायर रॉक कैच बैरियर्स और रॉक बोल्टिंग प्रोसीजर्स को इंजीनियरिंग गाइडलाइंस के तहत मैंडेटरी बनाना होगा ताकि स्लोप लोड्स न्यूट्रल रहें। अर्बन स्पन सिटीज फ्रेमवर्क, प्लेन एरियाज और सिटीज में ड्रेनेज ग्रिड्स को क्लीन करने के साथ साथ लोकल लेक्स और इको वेटलैंड्स को रिवाइव करना होगा। कंक्रीट कवरेज के साथ ग्रीन स्पेसेस और परमिएबल पाथवेज लगाने होंगे जो मानसून के एक्सेस वाटर्स को ब्लॉक करने की जगह अब्सॉर्ब करके एक्विफर्स नेचुरली रिचार्ज करें और अर्बन फ्लडिंग को जीरो कर सकें। 65. How should India tackle glacier melting in the Himalayas? हिमालयन माउंटेन इकोसिस्टम, जिसे ग्लोबल ज्योग्राफी में थर्ड पोल भी कहते हैं, वहां तेजी से बढ़ता हुआ ग्लेशियर मेल्ट देश की वाटर सिक्योरिटी और नॉर्दर्न बॉर्डर सिक्योरिटी दोनों के लिए एक सीरियस अलर्ट जोन बन चुका है। इस एनवायरमेंटल क्राइसिस से डील करने के लिए हमारी मल्टी डोमेन इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। स्पेस एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग ग्रिड, इसरो के स्पेशलाइज्ड इमेजिंग सैटेलाइट्स जैसे RISAT ग्रिड्स और हाई एंड ऑटोनमस लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के जरिए फॉरवर्ड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में बनने वाली टेम्पररी ग्लेशिएटेड लेक्स को कंटिन्यूअस ट्रैकिंग फ्रेमवर्क पर रखना होगा। इससे उनके वाटर वॉल्यूम फुटप्रिंट बढ़ने या वॉल डिस्प्लेसमेंट होने की अर्ली स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंस्टेंटली मिलती रहेगी। कंट्रोल्ड हाइड्रो इंजीनियरिंग साइफनिंग मिलिट्री कॉम्बैट इंजीनियर्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स को यूटिलाइज करके हाई रिस्क लेक्स जैसे सिक्किम और उत्तराखंड के एक्सट्रीम जोन्स में के अंदर स्पेशलाइज्ड पाइपलाइंस नेटवर्क्स और ओवरफ्लो चैनल्स लिंक करने होंगे। इस मैकेनिकल सेटअप से एक्स्ट्रा वाटर एक्यूमुलेशंस को कंटिन्यूअसली सेफ्टी लिमिट्स के साथ साइफन ऑफ निकाला किया जा सके ताकि उन कमजोर आइस मरीन वॉल्स पर हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर कोलैप्स लिमिट्स तक न पहुंच सके। डायनामिक रिलोकेशन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, दौलत बेग ओल्डी DBO, एक्सेस रोड्स या नॉर्दर्न बाउंड्री लाइन्स पर जो स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट कैंप्स और स्टोरेज नोड्स हैं, उनके लॉजिस्टिकल अलाइनमेंट को डेजिग्नेटेड फ्लैश फ्लड पैथ्स से सेफ डिस्टेंसेस और एलिवेटेड रॉक बेसिस पर ट्रांजिशन करना होगा। बॉर्डर रोड्स पर एडवांस स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर ब्रिजेस लगाने होंगे जो शॉर्ट नोटिस पर डिप्लॉय हो सकें और लोकल बॉर्डर विलेजेस के सिविलियंस को अर्ली थ्रेट अपडेट्स एंड ट्रैकिंग नेटवर्क्स में कोऑप्ट करना होगा ताकि फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम रिजिलियंट बना रहे। 66. Explain the geographical features of your home state. Note: YouTube वीडियो स्क्रिप्ट में पूरे देश के लोग शामिल होते हैं, इसलिए पर्सनल इंटरव्यू या पैनल सेटअप के लिए इस क्वेश्चन में हम देश के प्रीमियर स्टेट यानी उत्तर प्रदेश का फॉर्मेट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। आप इसे अपने स्पेसिफिक होम स्टेट के बेसिक फीचर्स के साथ इजीली अडैप्ट कर सकते हैं। सर, अगर मैं अपने होम स्टेट उत्तर प्रदेश के जियोग्राफिकल एंड रिलीफ कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो यह देश के नॉर्थ सेंट्रल लैंडमास पर सिचुएटेड के कंप्लीटली लैंडलॉक स्टेट है। ब्रॉडली इस पूरे वास्ट स्टेट लेआउट को हम 3 डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक जोन्स में क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट और एनालाइज कर सकते हैं। द भाभर एंड तेराई बेल्ट, यह स्टेट के नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन में हिमालयन शिवालिक फुटहिल्स के बिल्कुल पैरेलल चलती है। भाभर के पेबल और बोल्डर हेवी पोरस जोन है जहां पहाड़ों से आने वाली छोटे रिवर्स ग्राउंड के नीचे डिसअपियर हो जाती है। वहीं तेराई के स्वम्पी मार्शी और हाइपरफर्टल डैम फॉरेस्ट लाइन प्लेन एरिया है जो हैवी रेनफॉल और थिक वेजिटेशन से कवर्ड है। द मैसिव गैंगेटिक प्लेन्स, यह यूपी का कोर जियोग्राफिक इंजन है जो टोटल लैंड एरिया का मेजर चंक ऑक्यूपाई करता है।
ये ट्रैक गंगा, यमुना, गघारा और गांडक रिवर सिस्टम्स के मिलेनियम ओल्ड हाईली रिच अलूवियल सॉइल डेपोजिशन से बना है। ये सुपर फ्लैट टेरेन प्योर ग्लोब के सबसे डीप, प्रोडक्टिव और फर्टाइल एग्रेरियन लैंडस्केप्स में से एक माना जाता है। द सदर्न हिल्स एंड प्लेटो ब्लॉक स्टेट के एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न और सदर्न सेक्शंस में सिचुएटेड। यह जोन एंशिएंट वेदर्ड रॉकी प्लेटो लैंडस्केप है जो हार्ड ग्रेनाइटिक स्ट्रक्चर्स से बना है। इसे हम जनरल टर्म्स में बुंदेलखंड रीजन कहते हैं, जहां अंडुलेटिंग रेजिडुअल हिल्स और विंध्यन एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं। 67. Which major rivers, dams, national parks and industries are found in your state? Sir, उत्तर प्रदेश के PAAS अपनी यूनिक ज्योग्राफी के कारण के मैसिव मिनरल, नेचुरल और कॉर्पोरेट एसेट प्रोफाइल रिसोर्स शीट है, जिसे मैं पॉइंट वाइज हाईलाइट करना चाहूंगा। प्रीमियर रिवर्स नेटवर्क स्टेट की लाइफलाइंस गंगा और यमुना रिवर्स हैं जो प्रयागराज में मर्ज होती हैं। इनके पैरेलल रमगंगा, गमती, गगारा, सन और बुंदेलखंड एक्सिस पर बेतवा और केन रिवर्स फ्लो करती हैं। मेजर डैम एसेट्स सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रिहंद रिवर पर सिचुएटेड रिहंद डैम गोविंद बल्लभ पंत सागर देश की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज में से एक है, जो हैवी एनर्जी पावर और इरिगेशन कंट्रोल देती है। इसके साथ बेतवा रिवर पर बेने मटटिला और राजगढ़ डैम्स बुंदेलखंड प्लेन्स के प्रीमियर हाइड्रो लाइफलाइंस हैं। प्रोटेक्टेड नेचुरल पार्क्स लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड दुधवा नेशनल पार्क स्वैम्प डियर, बारहसिंघा और टाइगर्स के कंजर्वेशन का प्रीमियर हैबिटेट जोन है, जिसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व और पीलीभीत बर्ड नेटवर्क सपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट इकोसिस्टम यूपी की कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स डीपली डाइवर्सिफाइड है। वेस्टर्न पार्ट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर पार्क्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हब्स हैं। कानपुर हिस्टोरिकली टेक्स्ट लेदर न्यूक्लियस रहा है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस लाइन की बात करें तो देश का हाईली हाई वैल्यू यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ नोड्स आते हैं, इंडिजिनसली एडवांस्ड मिसाइल कंपोनेंट्स और स्मॉल आर्म्स प्रोडक्शन को दरक कर रहा है। ट्रेडिशनल माइक्रोक्राफ्ट्स को स्केल अप करने के लिए स्टेट की ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, जैसे मुरादाबाद का ब्रासवेयर और अलीगढ़ का हार्डवेयर, लोकल एसेट मैपिंग को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कनेक्ट दे रही है। 68. What are the major geographical challenges faced by your state? सर, उत्तर प्रदेश का लैंड मास इतना एक्सपेंसिव है कि इसके डिफरेंट जियोग्राफिकल ब्लॉक्स इंटायरली अलग अलग एनवायरमेंटल और रिसोर्स चैलेंजेस फेस करते हैं, जिसे हम के हाइड्रोलॉजिकल पैराडॉक्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। द फ्लड ड्राउट इम्बैलेंस पैराडॉक्स स्टेट के ईस्टर्न और नॉर्दर्न प्लेन्स, खास करके पूर्वांचल और तेराई बॉर्डर्स के डिस्ट्रिक्ट्स, मानसून्स के दौरान घाघरा, सरयू और कोसी सिस्टम्स के अनएक्सपेक्टेड वाटर ओवरफ्लोज की वजह से मैसिव एनुअल फ्लड्स और क्रॉप्स लॉस फेस करते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ वेस्टर्न बुंदेलखंड ब्लॉक क्रॉनिक और सिवियर मीटेरोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल ड्राउट्स सूख झेलता है, जहां समर्स आते आते लाइफ ट्रेस सिस्टम्स सिवियर स्ट्रेस में आ जाती हैं। हार्ड रॉक अंडरलाइंग टोपोग्राफी बी फेस कार्टन। इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ वेस्टर्न बुंदेलखंड ब्लॉक क्रॉनिक और सिवियर मीटेरोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल ड्राउट्स सूख झेलता है, जहां समर्स आते आते लाइफ ट्रेस सिस्टम सिवियर स्ट्रेस में आ जाती है। हार्ड रॉक अंडरलाइंग टोपोग्राफी बुंदेलखंड रीजन की जियोलॉजिकल कंपोजिशन नॉन पोरस क्रिस्टलाइन ग्रेनाइटिक और ग्नाइसिक रॉक लेयर्स से बनी है। ये टफ स्ट्रक्चरल लेयर्स रेन वाटर को स्मूथली ग्राउंड के नीचे सीप डाउन होने से रोकती हैं, जिसके कारण लोकल वाटर एब्जॉर्प्शन जीरो हो जाता है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल्स डेंजरसली ड्रॉप हो जाते हैं। Soil degradation and ravines formations. Western borders पर चंबल और यमुना रिवर्स के फ्लो पैटर्न्स और अनरेगुलेटेड सैंड स्ट्रक्चर्स के कारण डीप सॉइल इरोजन होता है, जिससे बैडलैंड रिवीन्स चंबल के बिहार बनते हैं। ये वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स को कंप्लीटली अनकल्टिवेबल बनाकर इकोनॉमी को ड्रॉप करते हैं। 69. If you become the district magistrate DM of your district, what geographical issue would you prioritize and why? सर, अगर मुझे मेरे होम स्टेट के सबसे हार्ड हिट जोन्स यानी बुंदेलखंड रीजन के किसी वाटर स्केर्स डिस्ट्रिक्ट जैसे जलौन या बंडा का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM डेजिग्नेटेड किया जाए, तब मेरी एब्सोल्यूट टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और एक्सेलरेटेड ड्राउट प्रूफिंग स्ट्रैटेजी होगी। इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए मेरा डायनामिक एक्सिक्यूशन इंजन 3 की वर्टिकल्स पर काम करेगा। डिसेंट्रलाइज्ड रेन वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स मेन स्टेट के फ्लैगशिप अमृत सरोवर मिशन को एक्सेलरेशन मोड पर डिप्लॉय करूंगा। हर के विलेज अथॉरिटी के अंडर एंशिएंट कम्युनिटी वाटर पॉन्ड्स को हेवी डिसिल्टिंग टेक्नोलॉजी से गहरा किया जाएगा। सीजनल लोकल स्ट्रीम्स पर चेक डैम्स लगाए जाएंगे और मैंडेटरी खेत तलब, फार्म पॉन्ड्स, यूनिट्स मैपिंग बढ़ाई जाएगी, ताकि शॉर्ट मानसून विंडो का के ड्रॉप फ्लैश रन होने की जगह लोकल चेक पैरामीटर्स में सेव किया जा सके। कम्युनिटी वाटर बजटिंग एंड जॉल सहेली मॉडल स्ट्रक्चरल ब्यूरोक्रेसी से हटकर मैं माइक्रो लेवल पर बनी पंचायत को लीगली एक्टिव करूंगा। लोकल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रैक करके उन्हें एज अ जॉल सहेली एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म पर को-ऑप्ट किया जाएगा,
जो विलेज लेवल पर डिजिटल वाटर यूटिलाइजेशन ऑडिटिंग और कम्युनिटी वेल्स मेंटेनेंस को ट्रैक करेंगी ताकि जीरो लीकेज चेक हो सके। एग्रीकल्चरल पैराडाइम रीअलाइनमेंट। लोकल इरिगेशन नेटवर्क्स को अपडेट करने के लिए मैं सेंट्रल एग्रीकल्चर मशीनरी सब्सिडीज को वेरीफाई करूंगा, जिससे ट्रेडिशनल फ्लड क्रॉपिंग सिस्टम्स को बंद करके एफिशिएंसी स्प्रिंकलर एंड माइक्रो ड्रिप नेटवर्क्स डिप्लॉय किए जा सकें। मैं फार्मर्स को वाटर हैवी कैश क्रॉप से स्विच करवा के क्लाइमेट स्मार्ट लो वाटर हाई यील्ड मिलेट्स श्री अन्ना जैसे जौवर बजरा की क्रॉपिंग पर टारगेटेड सपोर्ट इंसेंटिव्स दूंगा ताकि एग्रीकल्चरल ग्रोथ वाटर सिक्योरिटी के साथ सेफली मेंटेन रह सके। 70. How does the geography of your home state influence its economy and culture? Sir, famous geographic doctrines ke mutabik, geography is the ultimate architect of a nation's history, economics, and social culture. Uttar Pradesh ka core existence bhi is rule se perfectly templates li rahe. Influence on economy. State के PAAS जो colossal smooth और fertile Gangetic alluvial plains का relief framework है, उसने यूपी को नेचुरली पूरा सबकॉन्टिनेंट का प्रीमियर फूड एंकर यानी ग्रैनरी ऑफ इंडिया बनाया है। इस जियोग्राफी के चलते यूपी शुगर केन, व्हीट, पोटैटोज और लाइफ स्टॉक डेयरी प्रोडक्शन में टॉप मेट्रिक्स मेंटेन करता है, जो ई के वास्ट एग्रेरियन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ड्राइव करता है। वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड और सदर्न मार्जिन्स के टफ रॉकी लैंडस्केप ने लोकल सेक्टर्स को हिस्टोरिकली बैकवर्ड रखा और एनिमल हस्बेंड्री पर रिसोर्स बेस बनाया, जिसे अपस्टेट मॉडर्न बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ग्रिड और मेगा कैन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग इंटीग्रेशन से कंप्लीटली रिवर्स करके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाइंस में मर्ज कर रहा है। इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर। यूपी के सोशल फ्रेमवर्क में रिवर्स सिर्फ पानी के ड्रेनेज पैड्स नहीं है, बल्कि एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एंकर्स हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम जैसे सेक्रेड जियोग्राफिक कॉन्फ्लुएंसेस ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग्स यानी महाकुंभ मेले को बर्थ दिया, जिसने हिस्टोरिक एंशिएंट अर्बन सेंटर्स वाराणसी, अयोध्या, मथुरा को सिक्योर किया। गंगेटिक प्लेन्स के अनइंटरप्टेड फ्लैट और ओपन टेरेन होने के कारण हिस्टोरिकल एजेस में बाहर से आने वाले डाइवर्स कल्चर्स, थॉट्स और आर्ट्स आसान से ट्रैक हो गए। इस ब्रॉड कनेक्टिविटी ने लोकल लैंग्वेजेस अवाधी, ब्राज, भोजपुरी और हैवी फोक डायमेंशंस कजरी, चैती, अल्हा बैलड्स को इके रिच मल्टीकल्चरल ब्लेंड दिया, जिसने यूपी को इके डीपली वेलकमिंग, सिंक्रेटिक और सॉवरेन कल्चरल टेम्पलेट प्रदान किया है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह द इंडिया के फिजिकल सेटअप्स, मॉडर्न ट्रांसबाउंडरी हाइड्रो वॉर्स वेक्टर्स, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स और कस्टमाइज्ड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मैट्रिसेस से जुड़ पूरे 70 critical geography questions का EK absolute complete, deep और exhaustive detailed master playlist video script। हमने पूरे वीडियो सीरीज में हर EK geographical feature को standard definitions से हटकर modern strategic defense lines, armed forces operations और administrative decision making loop से perfectly mesh किया है, ताकि आपका कंटेंट पैनल के सामने सुप्रीम लेवल पर फ्लैश हो सके। अगर आपको यह थरो एनालिटिकल ब्रेकडाउन और थिंक विद शशांक का डायनामिक इंग्लिश नैरेटिव कंटेंट इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको इस ग्लोबल सीरीज का सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा लगा और अपने टॉप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म थिंक विद शशांक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि कंपेटिटिव डोमेन्स और डायनामिक नॉलेज सिस्टम्स से जुड़ा कोई भी एलीट कंटेंट आप कभी मिस न कर सके। पढ़ते रहिए, स्ट्रक्चरल एनालिटिक्स के साथ सोचते रहिए। जय हिंद।